आज दुनिया की सबसे पावरफुल एकेडमी वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का पहला दिन था। इस साल दुनिया भर के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए ट्राई किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट हुए। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले रैंक एक एडमिटेड सोर्ड्समैन लियोन हार्ट को स्पीच देने के लिए बुलाया गया। वही लियोन जिसने एंट्रेंस एग्जाम में अपने एग्जामिनर को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। सबको लगा कि वो स्टेज पर जाकर नॉर्मल सा मोटिवेशनल स्पीच देगा, लेकिन लियोन ने आते ही माहौल बदल दिया। उसने कहा कि इस क्राउड में एक ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे एडमिशन अपनी मेहनत से नहीं बल्कि स्पेशल फेवर से मिला है। लियोन जिस स्टूडेंट की बात कर रहा था वो एंट्रेंस एग्जाम में अपने एग्जामिनर को हरा भी नहीं पाया था। फिर भी उसे टीचर एरियल ने अपने डिवाइन आई एडमिशन प्रिविलेज का इस्तेमाल करके पर्सनली सिलेक्ट कर लिया था। लियोन के हिसाब से ये अनफेयर था, इसलिए उसने गुस्से में उस मिस्ट्री स्टूडेंट को खड़ा होकर अपनी यूनिफॉर्म वापस करने के लिए कहा। लेकिन एकेडमी में स्टूडेंट्स की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबर से होती थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो किसकी बात कर रहा है। सिर्फ ग्रे जानता था कि लियोन उसी के बारे में बोल रहा है, और वो क्राउड में चुपचाप बैठा पसीना बहा रहा था। तभी एरियल सीधे टेलीपोर्ट होकर लियोन के सामने आ गई और उससे पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उस स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रांग है जिसे उसने चुना है। पूरे एकेडमी के सामने लियोन अपना ईगो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने कॉन्फिडेंस से हाँ कह दिया। एरियल ने तुरंत एक बेट रख दी। दोनों को एक ही टारगेट दिया जाएगा और जो फेल होगा वो हार जाएगा। अगर ग्रे हार गया तो सभी डिवाइन आई एडमिशन वाले स्टूडेंट्स एकेडमी से निकाल दिए जाएंगे और एरियल अपनी जॉब छोड़ देगी। लेकिन अगर लियोन हार गया तो उसे एरियल का पर्सनल हेल्पर बनकर उसकी हर बात माननी पड़ेगी। टारगेट था ओगर जनरल, एक डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर जो सैकड़ों ओगर्स को कमांड करता था और जिसे एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स भी अकेले फाइट करने से डरते थे। लियोन बोला कि कोई स्टूडेंट ऐसा मॉन्स्टर नहीं मार सकता। तब एरियल ने उसे पूरा 1 साल दे दिया और कहा कि अगर 1 साल में कोई भी ओगर जनरल को नहीं मार पाया तो लियोन अपने आप जीत जाएगा। लियोन ने इसे फ्री विक्ट्री समझकर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ग्रे स्कूल शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही एक ओगर जनरल को मार चुका था, यानी बेट शुरू होने से पहले ही उसका रिजल्ट तय हो चुका था। एरियल ने ग्रे की तरफ हल्का सा इशारा किया कि वो अभी चुप रहे और ग्रे भी बिना कुछ बोले अपनी जगह बैठा रहा। लेकिन लियोन की बेइज्जती की शुरुआत अभी बाकी थी। पहली मैजिक क्लास में टीचर ने ग्रे को सबसे बेसिक स्पेल एथर बुलेट डेमोस्ट्रेट करने के लिए बुलाया। टीचर ने पूरी क्लास के सामने बता दिया कि ग्रे वही फेमस डिवाइन आई एडमिशन वाला स्टूडेंट है, और फिर मजे के लिए लियोन और ग्रे के बीच ईथर बुलेट का डुअल रख दिया। लियोन तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। दोनों ने अपना स्पेल चार्ज किया और एक साथ अटैक किया, लेकिन अगले ही पल पूरी क्लास की आंखें खुली की खुली रह गईं। ग्रे का ईथर बुलेट लियोन के स्पेल से कई गुना बड़ा और खतरनाक था। टीचर को दौड़कर बैरियर बनाना पड़ा ताकि लियोन की जान बच सके, लेकिन फिर भी ग्रे का अटैक बैरियर तोड़ते हुए आधी क्लासरूम उड़ा देता है। शॉकवेव पीछे बैठे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है और एकेडमी का नंबर 1 सोर्ड्समैन लियोन हवा में रैगडॉल की तरह उड़ जाता है। स्मोक हटने के बाद टीचर साफ कहता है कि अगर उसने बैरियर नहीं बनाया होता तो लियोन वहीं मर जाता। सबसे ज्यादा शॉक खुद ग्रे था, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसमें मैजिक का कोई टैलेंट ही नहीं था। अब टीचर के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये ग्रे है कौन? यहीं से ग्रे की पास्ट लाइफ की कहानी शुरू होती है। असल में ग्रे फ्यूचर का इंसान था। करीब 15 साल बाद लिक्विडेटर नाम का एक रहस्यमयी मॉन्स्टर अचानक प्रकट हुआ और उसने पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट मिटा दिया। ह्यूमैनिटी ने अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स को इकट्ठा किया, जिनमें सेज बेला, डिवाइन आर्चर जेकब, लेजेंडरी सोर्ड्स वुमन यमी और सपोर्ट सोल्जर ग्रे भी शामिल था। ग्रे कोई महान हीरो नहीं था। उसका काम सिर्फ हीरोज के लिए मौका बनाना, ऑर्डर्स फॉलो करना और जरूरत पड़े तो उनकी जगह खुद मर जाना था। फाइनल बैटल के दौरान एक एनर्जी बीम उसके सीने को आर पार कर देती है और उसके दिल की जगह बड़ा सा छेद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी यमी पहली बार लिक्विडेटर को घायल करने में सफल होती है, लेकिन अपना खून देखकर लिक्विडेटर 2 लाइट बीम्स छोड़ता है और अगले ही पल यमी समेत ह्यूमैनिटी के सारे लेजेंडरी हीरोज खत्म हो जाते हैं। ग्रे भी अपनी मौत का इंतजार करता है, लेकिन अचानक उसके घाव अपने आप भरने लगते हैं और एक रहस्यमयी आवाज उसे बुलाती है। अगले ही पल ग्रे खुद को एक अनंत कॉस्मोस में पाता है, जहां एक रहस्यमयी सींगों वाला बीइंग उसके सामने खड़ा होता है। वो बताता है कि उसने ग्रे को हील नहीं किया, बल्कि ग्रे खुद अपनी किसी अननोन पावर से ठीक हुआ है। उस बीइंग को भी ग्रे की असली लिमिट्स नहीं पता, लेकिन उसका मानना है कि अगर ग्रे अपनी इस शक्ति को कंट्रोल करना सीख गया तो शायद वो लिक्विडेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर वो बीइंग ग्रे के सीने में दोबारा वार करता है, लेकिन इस बार उसे मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी कुछ शक्ति देने के लिए। ग्रे वापस बैटलफील्ड में लौटता है और देखता है कि उसकी सोर्ड काली एनर्जी से घिरी हुई है। बीइंग बताता है कि वो उसकी नहीं बल्कि ग्रे की अपनी पावर है। ग्रे तुरंत लिक्विडेटर पर हमला करता है और पहली बार उसे गंभीर चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है। लिक्विडेटर भी हैरान रह जाता है कि कोई इंसान उसे घायल कर सकता है, लेकिन अगले ही पल वो ग्रे के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। उसे लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन ग्रे के शरीर से निकलती काली एनर्जी एक डरावने ह्यूमनाइड शैडो का रूप ले लेती है। ग्रे फिर से खड़ा हो जाता है और इतना शक्तिशाली हमला करता है कि लिक्विडेटर का शील्ड टूट जाता है और उसकी तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाती है। लिक्विडेटर खून उगलते हुए पूछता है कि क्या ग्रे सच में इंसान है, तो ग्रे मुस्कुराकर कहता है कि वो खुद भी यही सोच रहा है। ग्रे लगातार लिक्विडेटर पर और भी गहरे वार करता रहता है, लेकिन आखिर में लिक्विडेटर अपनी सबसे डेंजरस एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। अचानक पूरी दुनिया अंधेरे में बदल जाती है। आसमान में चांद और अनगिनत तारे दिखाई देने लगते हैं। लिक्विडेटर शांत आवाज में सिर्फ इतना
कहता है टाइम्स अप। ग्रे बिना डरे उसके सिर पर वार करने दौड़ता है, लेकिन उसकी तलवार एक इनविजिबल शील्ड से टकराकर रुक जाती है। लिक्विडेटर कहता है कि इस स्पेस के अंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो ग्रे से कहता है कि ऊपर आसमान में देखो। ग्रे जैसे ही ऊपर देखता है वो ट्रांस में चला जाता है। तभी आसमान का एक तारा अचानक टूटकर सीधे उसकी तरफ गिरता है। एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और धूल बैठने के बाद वहां सिर्फ एक विशाल क्रेटर बचता है। ग्रे का कहीं कोई निशान नहीं होता। लिक्विडेटर हंसते हुए कहता है कि अगर ग्रे पूरी तरह धूल बन गया है तो अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल वो सारी धूल अपने आप इकट्ठी होकर एक विशाल मैजिक सर्कल बना देती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि शायद बची हुई सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्रे को वापस भेज देना ही सबसे सही होगा। ये आवाज उसी रहस्यमयी डीटी क्रोनोस की थी जिससे ग्रे पहले मिल चुका था। लिक्विडेटर उसे पहचान लेता है, लेकिन क्रोनोस उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। उसका पूरा फोकस सिर्फ ग्रे पर होता है। वो कहता है कि अपनी शक्ति से वो ग्रे को सीधे अतीत में भेजेगा। इससे पहले कि लिक्विडेटर कुछ कर पाता, टाइम ट्रैवल स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। ग्रे को दुनिया का भविष्य बदलने का मिशन देकर क्रोनोस उसे 15 साल पीछे भेज देता है। अगले ही पल ग्रे अपनी आंखें खोलता है और खुद को उस खौफनाक बैटलफील्ड की जगह अपने होम टाउन रेनाडो के बाहर एक शांत पहाड़ी पर पाता है। यही वो जगह थी जो 15 साल बाद पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि लिक्विडेटर के साथ उसकी लड़ाई कोई सपना नहीं थी, वो सच में अतीत में लौट आया है। फिर उसकी नजर अपने हाथ के बीच वाले पुराने घाव पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही समय है जब एक लड़का वेल्डर उसे हमेशा बलि किया करता था। सिर्फ उसका नाम याद आते ही ग्रे का शरीर कांपने लगता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि शायद भविष्य की सारी बातें सिर्फ एक सपना थीं और अब उसका एक ही लक्ष्य है, खुद को इतना मजबूत बनाना कि वो इस बार सब कुछ बदल सके। घर लौटते समय वेल्डर उसका रास्ता रोक लेता है। वो ग्रे की तरफ एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड फेंकता है और ट्रेनिंग मैच के लिए उकसाता है। ग्रे मना करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वेल्डर जबरदस्ती उस पर हमला कर देता है। उसी समय ग्रे को एक मिलिट्री डॉक्टर की बात याद आती है जिसने कहा था कि बचपन की एक चोट की वजह से उसकी सोल कभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाएगी। ग्रे सोचता है कि शायद यहीं से उसकी कमजोर जिंदगी शुरू हुई थी और अगर ऐसा है तो अब उसके पास उसे बदलने का मौका है। ग्रे आसानी से वेल्डर के सभी अटैक्स डॉज करने लगता है। उसे हैरानी होती है कि वेल्डर इतना स्लो और कमजोर कैसे लग रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि वेल्डर नहीं बदला, बल्कि वो खुद बदल चुका है। उसके पास भविष्य की हर लड़ाई का एक्सपीरियंस और कॉम्बैट नॉलेज है। भले ही उसकी पुरानी ताकतें नहीं है, लेकिन उसकी यादें किसी भी टैलेंट से ज्यादा कीमती हैं। कुछ ही मूव्स में ग्रे वेल्डर को हरा देता है। पहले तो वो सोचता है कि क्या किसी इतने कमजोर इंसान से लड़ना सही है, लेकिन उसे वेल्डर की सालों की बुलिंग याद आ जाती है। वो उसका सोर्ड गिरा देता है और उसी तरह उस पर हमला करता है जैसे वेल्डर हमेशा उसके साथ करता था। एक ही स्लैश में वेल्डर की छाती कट जाती है। वेल्डर दर्द से जम जाता है क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रे पलटकर वार करेगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि स्वॉर्ड ब्लंट थी। अगर वो शार्प होती तो ग्रे सच में उसे मार सकता था। ग्रे का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो वेल्डर के दांत तोड़ देता है और कहता है कि लड़ाई तो उसी ने शुरू की थी। डरकर वेल्डर अपने दोस्तों को ग्रे पर हमला करने के लिए बुलाता है। उन्हें लगता है कि 4 लोग मिलकर ग्रे को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अगले ही पल चारों ग्रे के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं। ग्रे को खुद पर हंसी आने लगती है कि वो कभी ऐसे कमजोर लोगों से डरता था। फिर वो उनसे पूछता है कि उन्होंने लड़ना कहाँ सीखा। तब पता चलता है कि वो पहले सरियास ग्रीमा डोजो में ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझकर बीच में ही छोड़ दिया। ग्रे समझ जाता है कि अगर उसे एकेडमी में जाना है तो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और वो सिर्फ इसी डोजो से मिल सकता है। इसलिए वो वेल्डर को मजबूर करता है कि उसे डोजो के मास्टर के पास लेकर चले। डोजो पहुंचने पर उनकी मुलाकात ब्लू आइड मास्टर जारिया से होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पुराने स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल एक आम लड़के को परेशान करने के लिए किया है, वो खुद उन बुलीज की पिटाई करके उन्हें डोजो से हमेशा के लिए निकाल देती है। उसके बाद वो ग्रे के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे रिकमेंडेशन लेटर देना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे ग्रे की एबिलिटी टेस्ट करनी होगी। टेस्ट शुरू होते ही ग्रे बिना झिझक सीधे जरिया पर हमला कर देता है। उसकी सोर्ड टेक्निक देखकर जरिया हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी पॉलिश टेक्निक उसकी उम्र के किसी लड़के में होना लगभग नामुमकिन था। ग्रे का स्टाइल भले ही सेल्फ टॉट था, लेकिन उसमें एक असली मास्टर बनने की क्षमता साफ दिखाई दे रही थी। पहले तो झारियां आराम से लड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ग्रे उसे बराबरी की टक्कर देने लगा, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। टेस्ट कब सीरियस बैटल में बदल गया उसे खुद भी पता नहीं चला। पहली बार उसे लगा कि अगर उसने पूरी कोशिश नहीं की तो ग्रे उससे आगे निकल जाएगा। आखिर में ग्रे एक सीधा लेकिन बेहद खतरनाक स्ट्राइक करता है जिसे झारियां मुश्किल से बचा पाती है। उसे महसूस होता है कि वो डर की वजह से पीछे हट गई थी। उसे लगता है कि अब उसे ग्रे की कमजोरी मिल गई है और वो आखिरी हमला करके जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वॉर करती है उसकी वुडन स्वॉर्ड अचानक बीच से टूट जाती है। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि लिक्विडेटर के साथ लड़ाई के दौरान जो मिस्टीरियस ब्लैक पावर उसके अंदर जागी थी उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी भी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसी पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। उसकी बॉडी अभी उस शक्ति को सहन करने लायक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उठते हुए ग्रे समझ जाता है कि उसे इस पावर का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। ग्रे कुछ पल के लिए सोचता है कि क्या उसे झारिया को अपनी टाइम ट्रैवल और मिस्टीरियस पावर वाली पूरी कहानी बता दें, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि लड़ते लड़ते वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था। दूसरी तरफ जारिया भी बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि एक ब्लंट वुडन सोर्ड दूसरी वुडन सोर्ड को इस तरह 2 हिस्सों में
नहीं काट सकती। उसे यकीन था कि ग्रे ने भी ये बात नोटिस की है, लेकिन उसने उसकी बात का सम्मान करते हुए इस बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके बाद झारिया कहती है कि ग्रे में इतना टैलेंट है कि वो उसे किंगडम की सबसे बड़ी रॉयल फेंसिंग एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। ग्रे सोचता है कि शायद वो अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए जारिया उसे वहां भेजना नहीं चाहती, लेकिन झारिया उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसकी मंजिल रॉयल फेंसिंग एकेडमी नहीं बल्कि एकेडमी ऑफ स्क्रीमा है, जो सिर्फ किंगडम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे महान एकेडमी है। ग्रे ये नाम सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि भविष्य के लगभग सभी महान हीरोज वहीं से निकले थे। जरिया समझाती है कि अभी उसकी सोर्ड स्किल्स उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत आगे हैं। इस हालत में वो एंट्रेंस एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी भी एग्जाम में 9 महीने बाकी हैं और अगर ग्रे हर दर्द सहने को तैयार है तो वो खुद उसे ट्रेन करेगी। ग्रे बिना एक पल सोचे हामी भर देता है और कहता है कि अगले कुछ महीनों में उसे बिल्कुल नया इंसान बना दिया जाए। झारिया मुस्कुराकर कहती है कि यही ही जवाब था और अब उसके जीवन का असली नरक शुरू होने वाला है। इसके बाद 8 महीने का टाइम स्किप होता है। झारिया ग्रे को इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि उसका शरीर पूरी तरह बदल जाता है। उसकी मसल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसकी सोर्ड स्किल्स के बराबर पहुंचने लगती है। आखिरकार जारिया मान लेती है कि अब उसके पास ग्रे को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ग्रे कहता है कि अभी भी एग्जाम में 1 महीना बाकी है, इसलिए वो और प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन झारिया कहती है कि अब सबसे अच्छा यही होगा कि वो एग्जाम वाली जगह पर पहले पहुंचकर माहौल को समझे। वो उसे सफर और खाने के लिए पैसों से भरा एक बैग देती है। ग्रे उसकी इस दयालुता के लिए शुक्रिया तो कहता है, लेकिन उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि झारिया उसे पूरे 1 महीने पहले ही गांव से भेज देना चाहती है, जैसे वो जानबूझकर उसे किसी आने वाले खतरे से दूर भेज रही हो। झारिया ग्रे को समझाती है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ग्रे बताता है कि उसने गांव के पास एक ऑग्र नेस्ट मिलने की अफवाह सुनी है। ये सुनते ही झारिया अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है कि राजधानी से गार्ड्स आकर उस खतरे को संभाल लेंगे, लेकिन उसके चेहरे की चिंता ग्रे से छिप नहीं पाती। वो तुरंत समझ जाता है कि जारिया झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे भविष्य पहले से पता था। उसे मालूम था कि कोई मदद कभी नहीं आने वाली और इसी लड़ाई में झारिया अपनी जान गंवा देगी। फिर भी ग्रे कुछ नहीं कहता और ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसकी बात मान ली हो। झारिया राहत की सांस लेते हुए उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो अकेले जंगल की तरफ ओग्र नेस्ट की ओर बढ़ रही होती है। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है, आपको कहाँ लगता है कि आप जा रही हैं? वो ग्रे था जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो इतिहास को दोबारा दोहराने नहीं देना चाहता था। झारिया हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ग्रे उल्टा पूछता है कि अगर राजधानी के गार्ड्स आने वाले थे तो वो अकेले यहाँ क्यों आई है? झारिया मजबूरी में कहती है कि राजधानी में अचानक और भी जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे खुद ही इस खतरे का सामना करना पड़ेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि चाहे बॉस एक एलीट क्लास ऑगर ही क्यों ना हो और नेस्ट में करीब 50 ऑगर्स हो, वो अकेले सबको संभाल सकती है। ग्रे जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही, इतनी ताकत सच में उसके पास थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि ऑगर्स की असली ताकत उनकी इंटेलिजेंस होती है। पिछली टाइमलाइन में वो कैसे हारी थी ये उसे नहीं पता था, लेकिन इतना यकीन था कि अगर वो अकेली गई तो जिंदा वापस नहीं आएगी। इसलिए ग्रे उससे विनती करता है कि उसे भी साथ चलने दे। बहाना बनाते हुए वो कहता है कि इससे उसे असली बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। झारिया मुस्कुराकर कहती है कि उसे कभी ग्रे पर शक नहीं था। वो पहले ही समझ चुकी थी कि ग्रे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना डेंजरस मिशन किसी इनएक्सपीरियंस्ड इंसान के लिए सही नहीं है। ग्रे इतना जिद्दी हो जाता है कि वो अपनी तलवार निकालकर कह देता है कि अगर उसने साथ आने की इजाजत नहीं दी तो वो उसे बेहोश करके अकेला चला जाएगा। आखिरकार झारिया हार मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है, चाहे कुछ भी हो जाए ग्रे को जिंदा वापस लौटना होगा, भले ही उसे छोड़कर भागना पड़े। ग्रे भी तभी मानता है जब झारिया उससे वही वादा करती है। दोनों धीरे धीरे ऑग्र नेस्ट तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी अगर लड़ाई बिगड़ गई तो बचकर निकलना बेहद मुश्किल होगा। ग्रे तुरंत चेतावनी देता है कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। झारिया आसपास का जायजा लेकर समझ जाती है कि असली बॉस अभी अपने टेंट के अंदर है, इसलिए फैसला होता है कि पहले बाहर मौजूद ऑग्रिस को चुपचाप खत्म किया जाए और बॉस का ध्यान बाद में अपनी तरफ खींचा जाए। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं और अचानक हमला करके एक एक करके दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर ऑग्रिस खत्म हो जाते हैं। लड़ाई के बीच झारिया ग्रे की तारीफ करते हुए पूछती है कि क्या ये उसकी पहली असली बैटलफील्ड है। ग्रे सवाल टाल देता है और सिर्फ इतना कहता है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, दुश्मन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर थे। इसका मतलब था कि अगर पिछली टाइमलाइन में झारिया हार गई थी तो असली खतरा टेंट के अंदर छिपा हुआ था। अचानक ग्रे को महसूस होता है कि टेंट के अंदर से कोई उसे घूर रहा है। उसके पूरे शरीर के इंस्टिंक्ट्स खतरे की घंटी बजाने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाकर जरिया से कहता है कि तुरंत भागो। जरिया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन ग्रे फिर चिल्लाता है कि सवाल मत पूछो, बस भागो। झारिया दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल एक एलीट क्लास ऑगर उनके सामने आ गिरता है और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ग्रे कहता है कि ये बॉस नहीं है। तभी वो ऑग्र जोरदार दहाड़ मारता है और उसकी आवाज के जवाब में चारों तरफ से सैकड़ों ऑग्रस की दहाड़ सुनाई देती है। देखते ही देखते दूसरी वेव पहुंच जाती है और उन सब की ताकत भी उसी एलीट ऑगर जितनी होती है। तभी दूर खड़ा उनका असली लीडर दिखाई देता है, ओगर जनरल। उसे देखते ही ग्रे समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को अकेले हराना
लगभग नामुमकिन है। जरिया तुरंत कहती है कि उन्हें रास्ता बनाकर भागना होगा, वरना दोनों यहीं मारे जाएंगे। झरिया एक ऑग्र पर जोरदार वार करती है, लेकिन अगले ही पल उसका घाव पल भर में भर जाता है। ग्रे तुरंत समझाता है कि ऑग्र जनरल की दहाड़ अपने साथियों की ताकत और हीलिंग दोनों बढ़ा देती है, यानी जब तक जनरल जिंदा है बाकी ओजर्स को हराना बेकार है। तभी ग्रे कहता है कि जारिया सिर्फ उसका पीछे से साथ दे, बाकी काम वो खुद करेगा। लेकिन जनरल तक पहुंचने के लिए उसे दर्जनों एलीट ओजर्स के बीच से निकलना था। लड़ाई शुरू होते ही ग्रे की तलवार पहली टक्कर में ही टूट जाती है। वो तुरंत दूसरी तलवार निकालता है, लेकिन समझ जाता है कि वो भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ये देखकर झारिया अपनी स्पेयर स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देती है ताकि उसके पास एक एक्स्ट्रा वेपन रहे। ग्रे अब हर बार सोच समझ कर करता है ताकि एक ही स्विंग में ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को गिरा सके। शुरुआत में उसकी स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन जल्द ही सारे ओजर्स सिर्फ उसी को टारगेट बनाने लगते हैं। तभी ओगर जनरल फिर से दहाड़ता है और इस बार सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह ब्लड फ्रेंजी में चले जाते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ग्रे को किसी भी कीमत पर रोकना। ग्रे स्ट्रैटेजी बदलकर जनरल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑग्रिस उसकी हर चाल समझ लेते हैं। वो पीछे से उस पर टूट पड़ते हैं, उसे जमीन पर गिरा देते हैं और हर कीमत पर उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक एलीट ऑग्र इतना जोरदार हमला करता है कि ग्रे को अपनी तलवार से ब्लॉक करना पड़ता है। तलवार उसी पल टूट जाती है और उसका हाथ भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी तलवार बची थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी लड़ाइयां याद आने लगती हैं। उसका अनुभव साफ कह रहा था कि ऐसी स्थिति में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो झारियां पर चिल्लाता है कि अभी भाग जाओ। दुश्मनों का ध्यान उसकी तरफ है, इसलिए उसके पास बचने का मौका है, लेकिन झारियां साफ मना कर देती है। ग्रे गुस्से में पूछता है कि क्या वो अपनी जान बेकार में देना चाहती है। तब झारियां सच बताती है कि वो भागना चाहती भी तो नहीं भाग सकती, उसकी टांग बुरी तरह घायल हो चुकी थी। ग्रे समझ जाता है कि अब दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। उसे विडंबना महसूस होती है। वो भविष्य बदलने और लिक्विडेटर को हराने के लिए समय में पीछे आया था, लेकिन लगता था कि इस बार तो वो उससे भी पहले मर जाएगा। तभी उसे अपनी मिस्टीरियस डार्क पावर याद आती है। पिछली बार कुछ ही सेकंड्स के इस्तेमाल से उसकी जान जाते जाते बची थी, लेकिन अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो आंखें बंद करता है और उसी एहसास को याद करने की कोशिश करता है। अगले ही पल उसके अंदर कुछ जाग उठता है। उसकी तलवार पूरी तरह काली एनर्जी से ढक जाती है। एक ही वार में उसके आसपास खड़े सारे ऑगर्स दो टुकड़ों में कट जाते हैं। झारियां हैरानी से उसे देखती रह जाती है। ग्रे सिर्फ मुस्कुराकर कहता है अब सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर ओगर जनरल भी घबरा जाता है और उसकी स्किल का असर बाकी ओगर्स पर टूटने लगता है। ग्रे इस मौके का फायदा उठाकर एक एक करके उन सभी एलीट ओजर्स को खत्म कर देता है जिन्होंने उसे इतना परेशान किया था। कुछ देर बाद मैदान में सिर्फ ग्रे और जारिया खड़े थे और चारों तरफ ओजर्स की लाशें बिछी थीं, जिनमें ऑग्र जनरल भी शामिल था। ग्रे झारिया से उसकी तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन झारिया के लिए उसकी जान बच जाना ही सबसे बड़ी बात थी। वो पूछना चाहती थी कि ये रहस्यमयी शक्ति आखिर आई कहां से। उससे पहले ही ग्रे पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ता है। जब ग्रे होश में आता है तो वो खुद को एक अजीब सी काली दुनिया में पाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वहां सिर्फ एक विशाल सील्ड डोर मौजूद था। उस दरवाजे की दरारों से धीरे धीरे वही काली एनर्जी बाहर निकल रही थी जो उसने अभी इस्तेमाल की थी। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि अगर वो इस दरवाजे को खोल पाया तो शायद उसे उस रहस्यमयी शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण मिल जाएगा। ग्रे उस रहस्यमयी सील्ड डोर को खोलने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा कर पाया तो शायद उस मिस्टीरियस डार्क पावर पर पूरी तरह कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पूरे शरीर पर इतनी भयानक किलिंग इंटेंट और प्रेशर टूट पड़ता है कि वो वहीं जम जाता है। ग्रे बिना देर किए तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे साफ महसूस हो जाता है कि अगर उसने अभी ये दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसकी मौत तय है। सबसे डरावनी बात ये थी कि जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, तुमने सही फैसला लिया। अगले ही पल ग्रे की आंख खुलती है और वो गांव की इन्फर्मरी में खुद को पाता है। उसके सामने झारियां बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। ग्रे को लगता है कि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हुआ था, लेकिन असलियत में पूरे 5 दिन बीत चुके थे। झारिया बताती है कि उसे लगा था ग्रे अब कभी नहीं उठेगा। ग्रे शांति से कहता है कि उसने बस अपनी लिमिट से थोड़ा ज्यादा खुद को पुश कर दिया था, लेकिन जारिया कहती है कि उसने जो किया उसे थोड़ा ज्यादा नहीं कहा जा सकता। कुछ ही स्वॉर्ड स्विंग्स में उसने पूरे बैटलफील्ड का हाल बदल दिया था। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि ग्रे जिंदा था। झारिया उससे उठने के लिए कहती है, लेकिन ग्रे को तभी एहसास होता है कि उसके दाएं हाथ में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो उसे हिला सके। तभी उसकी नजर बैंडेज के नीचे फैल रहे एक अजीब से काले निशान पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि वो निशान सिर्फ ग्रे को दिखाई दे रहा था। झारिया को सिर्फ उसका बुरी तरह घायल हाथ दिख रहा था। वो बताती है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उसे एक मैजिक पोटियन दिया गया है। ग्रे ये सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि ऐसे पोशंस बेहद महंगे होते हैं। जरिया बताती है कि वो पोशन गांव के चीफ ने उसे गिफ्ट किया है, क्योंकि ग्रे ने पूरे गांव की जान बचाई थी। तभी विलेज चीफ खुद इन्फर्मरी में आ जाता है और कहता है कि ये तो ग्रे के एहसान के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ग्रे वहां न होता तो पूरा गांव आग में जलकर खत्म हो चुका होता। ग्रे पहले तो इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात समझता है, लेकिन फिर उसे पिछली टाइमलाइन याद आती है। सच में अगर उसने इस बार दखल न दिया होता तो झारियां, विलेज चीफ और पूरे गांव के लोग उसी दिन मारे जा चुके होते। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। लड़ाई, 5 दिन की बेहोशी और बाकी समय मिलाकर वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे थे। आमतौर पर वहां पहुंचने में 3 दिन लगते थे। ग्रे तुरंत चीफ से एक घोड़ा मांगता है
है और कहता है कि वापस आकर उसका पैसा लौटा देगा। चीफ मुस्कुराकर बताता है कि उसे पहले से पता था ग्रे यही मांगेगा, इसलिए उसने गांव का सबसे तेज घोड़ा पहले ही तैयार कर रखा है। झारिया भी कहती है कि अगर ग्रे आज नहीं जागता तो वो खुद उसे पीठ पर बैठाकर एकेडमी तक छोड़ने जाती। ग्रे जब इन्फर्मरी से बाहर निकलता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। पूरा गांव बाहर खड़ा था, हर कोई उसे विदा करने आया था। लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे, उसे धन्यवाद दे रहे थे और यहाँ तक कि एकेडमी की फीस और खर्च के लिए मिलकर पैसों का एक बैग भी इकट्ठा किया था। ग्रे सबका दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अब एंट्रेंस एग्जाम पास करने का प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन जरिया उसे भरोसा दिलाती है कि दुनिया में कोई दूसरा एप्लीकेंट ऐसा नहीं होगा जिसने अकेले एक ओगर जनरल को हराया हो। ग्रे का दायां हाथ अभी भी बेकार था, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है कि उसका बायां हाथ ही काफी है, उसे उस मिस्टीरियस डार्क पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर्स इतने अंधे नहीं होंगे कि उसकी टैलेंट को पहचान न सकें। ये वादा करके ग्रे एकेडमी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर वो एक पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है तो शायद भविष्य भी सच में बदला जा सकता है। कुछ समय बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होता है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी एग्जामिनर्स पूरे एग्जाम के दौरान सेंट्रल अरीना के अंदर ही रहेंगे। ग्रे वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है क्योंकि इस बार सैकड़ों एप्लीकेंट्स आए हुए थे, जबकि हर साल सिर्फ करीब 20 लोग ही सिलेक्ट होते थे। कुछ साल तो ऐसे भी रहे थे जब सिर्फ एक ही स्टूडेंट एडमिशन ले पाया था। तभी हेड इवेल्युएटर एरियल सामने आती है। वो सिर्फ उंगली चटकाती है और हर एप्लीकेंट के हाथ में उसका नंबर लिखा हुआ टिकट पहुंच जाता है। एकेडमी के लिए नाम, उम्र, नेशनैलिटी, ब्लड लाइन या पैसा कोई मायने नहीं रखते। यहाँ सिर्फ टैलेंट की परीक्षा होती है। एरियल यहाँ तक कहती है कि पहले भी कई लोग फेक नेम्स से एडमिशन ले चुके हैं। ग्रे को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब बिना अपनी स्वॉर्ड दिखाए भी एकेडमी को पता था कि उसकी स्पेशलिटी स्वॉर्ड्समैनशिप है। एरियल जैसे उसके मन की बात पढ़ लेती है और बताती है कि उसने सिर्फ लोगों को देखकर ही उनकी स्पेशलिटी पहचान ली है। अगर किसी को लगता है कि उससे गलती हुई है तो वो हाथ उठा सकता है। सबको ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक भी एप्लीकेंट ने हाथ नहीं उठाया। इसके बाद एरियल बताती है कि टिकट पर सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इवैल्यूएशन का दिन और समय भी लिखा है। ग्रे का एग्जाम अगले दिन सुबह 11 बजे था। ये उसके लिए बुरी खबर थी क्योंकि उसका घायल हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन एरियल साफ कह देती है कि किसी का शेड्यूल नहीं बदलेगा। जो कुछ मिनट भी लेट पहुंचेगा उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगले दिन ग्रे देखता है कि उसका दायां हाथ पहले जैसा ही बेकार है। अब उसे सिर्फ अपने बायों हाथ से ही पूरी लड़ाई लड़नी होगी। उसकी बारी आने से पहले वो आखिरी कैंडिडेशन की लड़ाई ध्यान से देखता है। एग्जामिनर सामने वाले कैंडिडेट से कहता है कि पहला अटैक वही करे। कैंडिडेट पूरी ताकत से ऐसा वार करता है कि जमीन तक फट जाती है, लेकिन एग्जामिनर आसानी से उसे डॉज करके अपनी तलवार उसकी छाती पर रख देता है। कैंडिडेट हार मानने से इनकार करता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन एग्जामिनर आधे आकार की सोर्ड से उसकी विशाल तलवार रोककर कुछ ही सेकंड्स में उसे डिसआर्म कर देता है। ग्रे ये देखकर समझ जाता है कि सामने वाला इंसान बेहद डेंजरस है। जब ग्रे की बारी आती है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, वो ऐसे सोर्ड्समैन को कैसे हराएगा जिसने कुछ सेकंड्स में दूसरे कैंडिडेट को हरा दिया। एग्जामिनर उसे भी पहला अटैक करने का मौका देता है। ग्रे को जरिया की ट्रेनिंग याद आती है कि तलवार सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि पूरे शरीर से चलाई जाती है, इसलिए घायल होने के बावजूद वो अपने पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके जोरदार वार करता है। भले ही वो उसकी असली ताकत के बराबर नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि एग्जामिनर को तुरंत जवाब देना पड़ा। ग्रे हैरान रह जाता है क्योंकि उसे एग्जामिनर की तलवार की मूवमेंट बहुत धीमी दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं था कि एग्जामिनर कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि जारिया की स्पीड और टेक्निक उससे कहीं बेहतर थी। यही एहसास ग्रे का कॉन्फिडेंस वापस लौटा देता है। अब वो लगातार तेज और सटीक अटैक्स करके एग्जामिनर को पीछे धकेलने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद जारिया सही थी और वो सच में इस एग्जाम को पास कर सकता है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। ग्रे समझ जाता है कि उसने एग्जामिनर की स्वॉर्ड स्टाइल तो पढ़ ली है, लेकिन सिर्फ एक हाथ से वो उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ एग्जामिनर भी दबाव महसूस करने लगता है और उसके अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तब ग्रे सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। वो जानबूझकर कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डिफेंस कमजोर छोड़ देता है ताकि एग्जामिनर को लगे कि ग्रे की गार्ड टूट चुकी है। जैसा उसने सोचा था, एग्जामिनर पूरी ताकत से आखिरी फिनिशिंग अटैक करने आगे बढ़ता है। यही ग्रे का असली जाल था। आखिरी पल में ग्रे उसके पीछे निकल जाता है और अपनी तलवार सीधी उसकी पीठ की तरफ बढ़ा देता है। अगर वो वार पूरा हो जाता तो ग्रे निश्चित रूप से जीत जाता, लेकिन ठीक उसी पल किसी जज की आवाज गाती है, रुको। ग्रे तुरंत रुक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर लड़ाई रोकी क्यों गई। तभी दूसरा जज घोषणा करता है कि 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इस मुकाबले का परिणाम ड्रॉ माना जाएगा। ग्रे का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि एकेडमी में एडमिशन पाने का एक ही तरीका था, एग्जामिनर को हराना। इसलिए वो एरिना से बाहर निकलते हुए खुद को दिलासा देता है कि कम से कम उसने अपनी पूरी कोशिश की। अब उसे लगता है कि अगले साल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर तब तक उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया तो वो और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। एक हफ्ते बाद सभी इवैल्यूएटर्स एप्लीकेंट्स पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सोर्ड कोर्स में सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की बात होती है जिन्होंने एग्जामिनर को हरा दिया था। बाकी एप्लीकेंट्स का फैसला उनकी स्ट्रैटेजी और 15 मिनट तक टिके रहने के आधार पर किया जाता है। एक इवैल्यूएटर कहता है कि इस बार सिर्फ वही लोग पास होने चाहिए जिन्होंने एग्जामिनर को हराया है और शायद कुछ रेयर एक्सेप्शंस। ग्रे का नाम उन एक्सेप्शंस में भी नहीं आता। ऐसा लगने लगता है कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी कोई पूछता है, कैंडिडेट नंबर 513 का क्या करना है? यही ग्रे का नंबर था। सबसे
सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसका नाम खुद एरियल उठाती है। वो कहती है कि ग्रे में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, चाहे बाकी लोग उसे ना माने। दूसरे इवैल्यूएटर्स कहते हैं कि भले ही ग्रे जीतने के करीब था, लेकिन उसने चीप ट्रिक्स का सहारा लिया। उनके हिसाब से उसकी टेक्निक अच्छी थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी और ज्यादातर समय वो दबाव में ही रहा, इसलिए उनके लिए वो बेकार कैंडिडेट था। उनकी बातें सुनकर एरियल हल्का सा मुस्कुराती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने एक्सपीरियंस्ड इवैल्यूएटर्स भी लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण छोटी सी डिटेल को देख ही नहीं पाए। अगले ही पल कहानी सीधे अगले दिन पहुंच जाती है, जब सोर्ड कोर्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। पूरे एकेडमी में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। कैंडिडेट नंबर 5, 217, 432, 615, 753 और 925। ग्रे अपना नंबर सुनने का इंतजार करता रहता है, लेकिन अनाउंसर साफ कह देता है कि यही 6 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और सिर्फ इन्हें ही सामने बने पुल को पार करके एनरोलमेंट पूरा करने की अनुमति है। बाकी सभी एप्लीकेंट्स को वापस जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन तभी अनाउंसर एक आखिरी नाम लेता है, डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन, कैंडिडेट नंबर 513। अगले ही पल ग्रे के हाथ में पकड़ा टिकट चमकती हुई नीली आग में बदल जाता है। आसपास खड़े सभी लोग हैरानी, गुस्से और जिज्ञासा से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन आई एडमिशन कोई आम कैटेगरी नहीं थी। ग्रे खुद भी समझ नहीं पाता कि ये आखिर है क्या। तभी कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो सिर्फ बिगड़े हुए लोगों के लिए बनाया गया बैकडोर एडमिशन है। ग्रे और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसके तो कोई कनेक्शंस ही नहीं थे। वो तो यहाँ तक सोचने लगता है कि कहीं झारियां किसी बड़े आदमी को तो नहीं जानती थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उन लोगों को डांटते हुए कहता है कि डिवाइन आई एडमिशन कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सम्मान की कैटेगरी है, जिसने पिछले कई 100 सालों में दुनिया को महान हीरोज दिए हैं। लेकिन बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब ये कैटेगरी अपनी इज्जत खो चुकी है, क्योंकि इसी से जैकब, बेला और यम्मी जैसे निकम्मे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिला था। ग्रे ये नाम सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि वो भविष्य से उन्हें अच्छी तरह जानता था। आज भले ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में यही तीनों ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाले थे। ग्रे के लिए अब सिर्फ एक बात मायने रखती थी, उसे एकेडमी में एडमिशन मिल चुका था। इसके बाद सभी नए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस सेरेमनी के लिए मेन ऑफिस के सामने बुलाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरा मैदान बिल्कुल खाली था। सभी को लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गए हैं। तभी एकेडमी का एक असिस्टेंट आता है और बताता है कि सेटअप में थोड़ी देर हो गई है। वो सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहता है। अगले ही पल जमीन पर दर्जनों मैजिक सर्कल्स चमकने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा मैदान बदलकर एक शानदार कॉलिसियम में बदल जाता है। ग्रे ये देखकर दंग रह जाता है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल पहली बार देख रहा था। तभी एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि वहां सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। उसका दोस्त बताता है कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं। ग्रे ऊपर देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। आसमान से एक साथ ड्रैगन्स और विशाल एयरशिप्स उतर रही थीं। ग्रे उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ये स्ट्रेट क्वीन मैजिक एयरक्राफ्ट थे, दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बड़े फ्लाइंग शिप। एकेडमी सिर्फ स्टूडेंट्स को लाने के लिए ही उनका इस्तेमाल कर रही थी। इससे ग्रे को पहली बार एकेडमी की असली ताकत का अंदाजा होता है। कुछ देर बाद सेरेमनी शुरू होती है। डायरेक्टर इतना बोरिंग स्पीच देता है कि ग्रे की आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन तभी एकेडमी हर ईयर के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का परिचय करवाना शुरू करती है। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा होता है, लियोन हार्ट एपियोस। वही लड़का जिसने एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ही सेकंड्स में एग्जामिनर को हरा दिया था। अफवाह थी कि उसकी सोर्ड्समैनशिप कुछ टीचर्स के बराबर थी। ग्रे का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला जाता है। लियोन टीचर्स से पूछता है कि क्या वो खुलकर अपनी बात कह सकता है। परमिशन मिलते ही वो एकेडमी की तारीफ करने के बाद अचानक कहता है कि इस सेरेमनी में मौजूद एक स्टूडेंट यहाँ रहने के लायक नहीं है। फिर वो सीधे एरियल की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो समझ रही है कि वो किसकी बात कर रहा है। एरियल शांत स्वर में जवाब देती है कि यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से एडमिशन पाया है, चाहे कोई लियोन जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन सभी ने अपनी जगह अर्न की है। फिर वो लियोन से पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। लियोन बिना झिझक कहता है कि सिर्फ एक इंसान इसका हकदार नहीं है, वो जिसने डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन के नाम पर बैकडोर एंट्री ली है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो स्टूडेंट सामने आए और अपनी यूनिफॉर्म वापस कर दे। किस्मत से एकेडमी में किसी का नाम नहीं बल्कि सिर्फ नंबर इस्तेमाल होता था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि लियोन जिस लड़के की बेइज्जती कर रहा है वो ग्रे ही है। एरियल कई बार बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन रुकने का नाम नहीं लेता। आखिरकार एरियल अचानक टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक सामने पहुंच जाती है और ठंडी आवाज में पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो? लियोन कुछ पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाकर कहता है कि वो एकेडमी का रैंक 1 स्टूडेंट है, इसलिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तभी एरियल एक अजीब सी बेट रखती है। ग्रे ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि किसी ने उससे इस बारे में पूछा तक नहीं था। लियोन सोचता है कि शायद अब उसे उसी स्टूडेंट से लड़ना पड़ेगा, लेकिन एरियल साफ कहती है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ग्रे सीरियसली लड़ गया तो लियोन वहीं मर जाएगा, और वो एक टीचर होने के नाते ऐसा होने नहीं दे सकती। ये सुनकर पूरा माहौल भारी हो जाता है। लियोन इसे इंसल्ट समझता है, लेकिन एरियल कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। इसके बजाय एरियल दोनों के बीच मॉन्स्टर हंटिंग कंपटीशन रखने का फैसला करती है। दोनों को एक जैसा मॉन्स्टर मारना होगा और हर राउंड में मॉन्स्टर पहले से ज्यादा डेंजरस होगा। अगर ग्रे हार गया तो एरियल अपनी टीचिंग जॉब छोड़ देगी और सभी डिवाइन आई स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर लियोन हार गया तो उसे जिंदगी भर एरियल की हर बात माननी होगी। लियोन पहले जानना चाहता है कि टारगेट मॉन्स्टर कौन होगा। एरियल कुछ देर
सोचने का नाटक करती है और फिर कहती है, ओग्र जनरल कैसा रहेगा। ग्रे ये सुनते ही चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अरियल शायद उससे ज्यादा जानती है जितना वो दिखा रही है। लियोन तुरंत कहता है कि ऐसा मॉन्स्टर कोई स्टूडेंट अकेले नहीं मार सकता। तब एरियल कहती है कि उन्हें पूरा 1 साल मिलेगा, अगर साल खत्म होने तक टारगेट नहीं मरा तो दोनों हार जाएंगे। लियोन को फिर भी लगता है कि ये ड्रॉ कराने की चाल है। तभी एरियल आखिरी रूल जोड़ती है, अगर रिजल्ट ड्रॉ हुआ तो जीत लियोन की मानी जाएगी, यानी ग्रे को हर हाल में ऑग्र जनरल मारना होगा। फिर भी लियोन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, उसे लगता है कि इस बेट में कोई छुपी हुई चाल जरूर है। एरियल उसी समय मैजिक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके उसके सामने रख देती है। लियोन कुछ पल सोचता है और आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वो आखिरी बार पूछता है कि क्या एरियल को सच में विश्वास है कि उसका चोजन स्टूडेंट जीत जाएगा। एरियल कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि शायद एरियल पागल हो गई है और जानबूझकर अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ ग्रे अचानक उस एक लाइन को याद करता है जिसमें एरियल ने कहा था कि उनके पास 1 साल होगा। तभी उसे याद आता है कि उसने तो वीक्स पहले ही एक ओगर जनरल मार दिया था। ग्रे धीरे से एरियल की तरफ देखता है। एरियल बिना किसी को बताए हाथ से छोटा सा इशारा करती है कि चुप रहो। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि ये बेट शुरू होने से पहले ही वो जीत चुका है। इसके बाद पहली मैजिक क्लास शुरू होती है। टीचर सबसे पहले बताता है कि हर इंसान के शरीर में ईथर नाम की एक इनविजिबल एनर्जी होती है। सही मैजिक सर्कल्स की मदद से उसी एनर्जी को कंट्रोल करके स्पेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रे ये सब सुनकर खुश होता है क्योंकि भविष्य में ट्रेनिंग के दौरान वो ये बेसिक्स पहले ही सीख चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता लियोन हार्ट था क्योंकि दोनों एक ही क्लास में थे। ग्रे चाहता था कि किसी भी तरह लियोन को पता न चले कि वही डिवाइन आई स्टूडेंट है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। टीचर नोटिस करता है कि ग्रे लेक्चर के दौरान बोर्ड लग रहा है। वो उसे तुरंत सामने बुलाकर बेसिक मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कह देता है। ग्रे कहता है कि उसे लगा सोर्ड कोर्स में मैजिक सीखना जरूरी नहीं होगा। टीचर समझाता है कि सोर्ड्समैन को भी बेसिक मैजिक आना चाहिए ताकि वो बैटलफील्ड में मेजर्स के साथ काम कर सकें। ग्रे अचानक पूछता है कि क्या आज वो ईथर बुलेट सीखने वाले हैं। टीचर हैरान होकर कहता है कि जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन अगले ही पल वो ग्रे और लियोन हार्ट के बीच उसी स्पेल का डुअल अनाउंस कर देता है। ग्रे पूछता है कि क्या किसी बिगिनर को लियोन जैसे जीनियस के सामने खड़ा करना सही होगा। लियोन के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन टीचर मुस्कुराकर कहता है कि ईथर बुलेट जानलेवा स्पेल नहीं है और वैसे भी ग्रे कोई आम स्टूडेंट नहीं बल्कि डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन वाला कैंडिडेट है। बस इतना सुनना था कि पूरी क्लास एक साथ ग्रे की तरफ मुड़कर देखने लगती है। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि बूढ़े टीचर ने ये सब जानबूझकर किया है। दूसरी तरफ लियोन हार्ट उसे ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे अभी उसी वक्त उसे खत्म कर देगा। ग्रे धीरे धीरे आगे बढ़कर लियोन हार्ट के सामने खड़ा हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर उसने समय पर बचाव नहीं किया तो वो बुरी तरह घायल हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि लियोन अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला है, ग्रे भी बिना पीछे हटे पूरी शक्ति लगा देता है। अगले ही पल उसके हाथ में एक इतनी विशाल एथर बुलेट बनती है कि ग्रे और लियोन दोनों कुछ पल तक उसे देखकर ही जमे रह जाते हैं। एक नजर में ही साफ पता चल रहा था कि ये कोई साधारण या हार्मलेस स्पेल नहीं था। लियोन इतना डर जाता है कि उसके पैर तक नहीं हिलते। शुक्र था कि टीचर समय रहते बीच में आ जाता है। वो तुरंत एक पावरफुल बैरियर बनाकर ग्रे के अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन ग्रे का ईथर बुलेट इतना जबरदस्त था कि उसने टीचर की बैरियर तक में दरार डाल दी और अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट की शॉकवेव पीछे बैठे स्टूडेंट्स तक पहुंच गई और लियोन कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि कोई मरा नहीं, लेकिन टीचर साफ कहता है कि अगर उसने उस अटैक की ताकत कम नहीं की होती तो लियोन वहीं मर चुका होता। टीचर की सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा एथर बुलेट कभी नहीं देखा था। वो तुरंत ग्रे से पूछता है कि उसने आखिर किया क्या है। ग्रे खुद भी उतना ही कंफ्यूज था क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी मिस्टीरियस ब्लैक पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके हिसाब से उसने तो वही एथर बुलेट इस्तेमाल किया था जो उसे भविष्य में युद्ध के दौरान सिखाया गया था। लेकिन टीचर कहता है कि स्पेल तो वही था, फर्क सिर्फ उसकी क्वालिटी का था। ग्रे ने नॉर्मल ईथर नहीं बल्कि सुपर कंप्रेस्ड ईथर का इस्तेमाल किया था। क्लास में मौजूद किसी स्टूडेंट ने पहली बार ये नाम सुना था। टीचर समझाता है कि सुपर कंप्रेस्ड ईथर इतना एडवांस्ड लेवल है कि कई प्रोफेसर्स भी उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो खुद भी ग्रे जितना पावरफुल कंप्रेशन नहीं कर सकता। ये सुनकर पूरी क्लास सोचने लगती है कि शायद इसी वजह से ग्रे को डिवाइन आई एडमिशन मिला होगा। लेकिन ग्रे अभी भी उलझन में था। उसे तो पूरा यकीन था कि फ्यूचर की बैटलफील्ड में हर सोल्जर इसी तरह मैजिक इस्तेमाल करता था, इसलिए वो बड़ी आसानी से कह देता है कि इसमें कुछ खास नहीं, सही ट्रेनिंग मिले तो कोई भी ऐसा कर सकता है। उसके हिसाब से एकेडमी के टीचर्स ही बहुत कमजोर हैं। ग्रे की ये बात सुनकर प्रोफेसर और भी एक्साइटेड हो जाता है। वो ग्रे को तुरंत मैजिक कोर्स में ट्रांसफर होने का ऑफर देता है, लेकिन ग्रे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे हमेशा बताया गया था कि उसमें मैजिक का कोई टैलेंट नहीं। प्रोफेसर ये सुनकर और भी हैरान हो जाता है। उसके लिए ग्रे जैसा इंसान सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप तक सीमित रह जाए ये टैलेंट की बर्बादी थी। इसी बातचीत के दौरान ग्रे के दिमाग में भविष्य की यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसे बेसिक मैजिक सिखाने वाली बेला थी। बेला हमेशा उन लोगों की बात करती थी जिन्हें ओडो का ज्ञान नहीं होता। ओडो एक ऐसी लाइफ फोर्स थी जिसके बिना पावरफुल मैजिक को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। ग्रे तुरंत प्रोफेसर से पूछता है कि क्या वो ओडो के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर साहब कह देता है कि उसने ऐसा कोई नाम कभी नहीं सुना। तभी ग्रे को सब समझ में आ जाता है। उसकी ताकत सिर्फ इसलिए ज्यादा लग रही थी क्योंकि उसके पास
भविष्य का नॉलेज था, ऐसी टेक्निक्स जिन्हें अभी इस समय कोई जानता ही नहीं था। यही वजह थी कि जो ग्रे भविष्य में खुद को कमजोर समझता था, वही अब इस समय सबसे टैलेंटेड लोगों में गिना जा रहा था। लेकिन वो जानता था कि ये जानकारी बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसने मैजिक क्लास में जाने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहता है कि अगर कभी ग्रे अपना फैसला बदले तो उसके लिए मैजिक डिपार्टमेंट के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। फिर वो ग्रे को वापस उसकी सीट पर भेज देता है और पूरी क्लास के सामने कहता है कि अगर ग्रे लेक्चर के दौरान बोर्ड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लेसन्स उसके लेवल से बहुत नीचे हैं। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। सिर्फ लियोन हार्ट की रिएक्शन अलग थी। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह ग्रे के लिए अजीब सा सम्मान दिखाई दे रहा था, और यही बात ग्रे को सबसे ज्यादा डराने लगी। कुछ समय बाद ग्रे को एरियल की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे ऑफिस बुलाया जाता है। ग्रे सोचता है कि शायद सुबह वाली घटना की वजह से बुलाया गया होगा। जैसे ही वो ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचता है, अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाओ। ग्रे ने अभी नॉक भी नहीं किया था। उसे समझ ही नहीं आता कि एरियल को उसके आने का पता कैसे चल गया, लेकिन असली सरप्राइज तो अंदर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, एक तलवार सीधी उसकी तरफ उड़कर आती है। ग्रे तुरंत उसे रोक लेता है। फिर उसकी नजर सामने खड़ी एक नीले बालों वाली लड़की पर पड़ती है जो उसे कहीं देखी हुई लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नजर एरियल पर जाती है। एरियल अपनी डेस्क के पास दो प्रोफेसर्स के साथ बैठी थी। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे पहले से पता था कि उसका अंदाजा सही निकलेगा। तभी प्रोफेसर्स उस नीले बालों वाली लड़की से पूछते हैं कि क्या उसने सच में अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। ग्रे तभी चौंक जाता है जब वो सुनता है कि सब उसे हिम कहकर बुला रहे हैं। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये वही बेला है जो भविष्य में दुनिया की सबसे महान सॉर्सरर बनने वाली थी। एरियल हंसते हुए बाकी प्रोफेसर से अपनी शर्त के पैसे मांगती है। दरअसल उन्होंने बेट लगाई थी कि क्या ग्रे बेला के पूरे अटैक को रोक पाएगा या नहीं। एरियल जीत जाती है और इनाम में मिली एक सोने की गोल्ड कॉइन ग्रे को दे देती है। ग्रे उसे हाथ में लेकर ही घबरा जाता है, क्योंकि वो सिक्का उसके लिए छोटी सी दौलत के बराबर था। इसके बाद प्रोफेसर्स बताते हैं कि अब उन्हें समझ आ गया है कि एरियल ने ग्रे को डिवाइन आई एडमिशन क्यों दिया था। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ग्रे जानबूझकर अपना दायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो घायल था और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दिख पाई। ग्रे हैरान होकर पूछता है कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। प्रोफेसर्स मुस्कुराकर कहते हैं कि अगर वो इतनी सी बात भी नहीं समझ पाते तो खुद को प्रोफेसर कहने का हक नहीं रखते। एरियल सबसे पहले एग्जाम के दौरान ही ये बात समझ गई थी, इसलिए अब बाकी प्रोफेसर्स भी मान लेते हैं कि ग्रे में असाधारण पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं कि अगर उसका हाथ जल्दी ठीक नहीं हुआ तो वो सोर्ड कोर्स के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाएगा। बाकी प्रोफेसर्स के जाने के बाद कमरे में सिर्फ ग्रे, एरियल और बेला रह जाते हैं। एरियल सीधे मुद्दे पर आती है और ग्रे से मैजिक के बारे में बात करना चाहती है। वो बताती है कि सुबह मैजिक क्लास में जो हुआ उसकी पूरी खबर उसे मिल चुकी है। मैजिक प्रोफेसर तो ग्रे को अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाना चाहता था, लेकिन एरियल ने मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रे की असली जगह स्वॉर्ड कोर्स में ही है। फिर भी वो मानती है कि ग्रे ने ईथर के बारे में बहुत कम नॉलेज होने के बावजूद ऐसा काम किया है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, इसलिए वो ग्रे से उसका सीक्रेट जानना चाहती है। एरियल यहाँ तक कहती है कि अगर ग्रे चाहे तो वो उसे अच्छी खासी रकम भी दे सकती है और उसकी बात इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएगी। एरियल बताती है कि असली समस्या बेला है। मैजिक थ्योरी में वो जीनियस है, लेकिन प्रैक्टिकल मैजिक में हमेशा स्ट्रगल करती है। किसी वजह से वो ईथर कंप्रेशन नहीं कर पाती। ग्रे ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में बेला को अपनी असली प्रतिभा पहचानने में बहुत समय लगा था। एरियल उससे बार बार पूछती है कि क्या वो बेला की मदद कर सकता है। अगर बेला ऐसे ही कमजोर रही तो साल के अंत में उसे प्रोफेसर ब्रैडली के पास भेज दिया जाएगा। ग्रे ये नाम सुनते ही सन्न रह जाता है। ब्रैडली भविष्य का सबसे खतरनाक मैजिक क्रिमिनल बनने वाला था, वही इंसान जिसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करके काउंटलेस डिजास्टर्स पैदा किए थे। एरियल बताती है कि ब्रैडली एक सर्जरी करता है जिससे मैजिक पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी वजह से दर्जनों लोग मर चुके हैं। बेला एकेडमी से निकाले जाने से बेहतर उस सर्जरी का रिस्क लेने को तैयार थी। ग्रे समझ जाता है कि अगर उसने भविष्य का नॉलेज बता दिया तो इतिहास बदल जाए, लेकिन अगले ही पल उसे लिक्विडेटर की वजह से बर्बाद हुआ भविष्य याद आता है। वो खुद से कहता है कि अगर भविष्य बदलना ही उसका मिशन है तो उसे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरकार ग्रे फैसला करता है कि वो बेला और एरियल को अपनी सारी नॉलेज सिखाएगा। इसके बाद तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं। ग्रे भविष्य में बेला से जो कुछ सीख चुका था वही सब उन्हें वापस सिखाना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले तीनों एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ताकि ये सारी बातें हमेशा सीक्रेट रहें। शुरुआत में ग्रे की बातें दोनों को पागलपन जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान से सोचते हैं सब कुछ लॉजिकल लगने लगता है। बेला उत्साहित होकर कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रे भविष्य का मैजिक सिखा रहा हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी कोई भी बात वर्तमान मैजिक थ्योरी के खिलाफ नहीं थी, वो सिर्फ उसमें नई जानकारी जोड़ रही थी। बेला तुरंत उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत से स्पेल कास्ट करने का फैसला करती है। ग्रे घबरा जाता है क्योंकि उसे भविष्य की बेला की ताकत अच्छी तरह याद थी। उसकी एक स्पेल पूरे शहर को मिटा सकती थी। उसे डर था कि इतनी पावर पर बेला का अभी कंट्रोल नहीं होगा। ग्रे उसे रोक भी नहीं पाता और बेला स्पेल छोड़ देती है। अगले ही सेकंड पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एक भयानक एक्सप्लोजन में उड़ जाता है। ग्रे भी उसकी चपेट में आ जाता, लेकिन आखिरी पल में वो किसी तरह उस एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। एक्सप्लोजन एक न्यूक्लियर ब्लास्ट बनने की बजाय एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लेता है जो आग के बीच उड़ने लगता है। स्पेल खत्म होते ही बेला पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाती है। ग्रे घबरा जाता है, लेकिन एरियल बताती है कि उसकी ईथर पूरी तरह खत्म हो गई है, इसलिए वो सिर्फ बेहोश हुई है। फिर भी एरियल
एरियल मानती है कि बेला ने पहली ही कोशिश में जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे साबित हो गया कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई थी। बेला भी मानती है कि अगर ग्रे उसे ये नॉलेज नहीं देता तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन ग्रे सिर्फ मुस्कुरा देता है क्योंकि उसके लिए उसने कुछ नया नहीं बनाया था। उसने सिर्फ बेला को वही रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर उसे भविष्य में खुद महान बनना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब बेला उस खतरनाक सर्जरी से बच गई थी जो सिर्फ उसकी जान ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती थी। ग्रे को याद आता है कि भविष्य की बेला अपनी मैजिक को लेकर हमेशा इतनी सावधान क्यों रहती थी। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसकी एक स्पेल न सिर्फ उसकी बल्कि आसपास के सभी लोगों की जान खतरे में डाल सकती थी। अब एरियल अपनी तरफ का वादा पूरा करने की बारी बताती है। ग्रे ने ओडो का रहस्य सिखाने के बदले सिर्फ एक चीज मांगी थी, उसका घायल हाथ पूरी तरह ठीक कर दिया जाए। एरियल कहती है कि उसके पास एक बहुत ही रेयर हीलिंग मैजिक है। वो धीरे से अपना हाथ ग्रे के घायल बाजू पर रखती है। नीली चमकती हुई एनर्जी उसके पूरे हाथ को घेर लेती है। कुछ मिनट बाद रोशनी गायब हो जाती है और ग्रे अपना हाथ पूरी तरह हिलाने लगता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी जल्दी असर तो सबसे महंगे हीलिंग पोशंस भी नहीं करते। एरियल मुस्कुराकर बताती है कि उसकी स्पेशलाइज्ड हीलिंग मैजिक उन पोशन से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। फिर एरियल ग्रे से कहती है कि वो तलवार उठाकर अपना हाथ आजमाए। ग्रे लगातार कई स्लैशेस मारता है। बाहर से उसका हाथ बिल्कुल ठीक दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस होता है कि पहले जैसा कंट्रोल अभी भी वापस नहीं आया। एरियल तुरंत समझ जाती है कि वजह क्या है। वो बताती है कि उसने ग्रे की नर्व्स तो पूरी तरह हील कर दी है, लेकिन उसकी मैजिक सोल पर लगे घावों को नहीं भर सकती। ज्यादातर लोग सोल जैसी किसी चीज पर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन एरियल की डिवाइन आई उसे साफ देख सकती थी। वो कहती है कि ग्रे की सोल अभी भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, इसलिए उसका शरीर तो पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा को अभी आराम चाहिए। फिलहाल वो पहले की तरह ट्रेनिंग कर सकता है। एरियल ये भी कहती है कि वो ग्रे की सोर्ड्समैनशिप को ध्यान से देखना चाहती है क्योंकि उसके अटैक्स सीधे इंसान की सोल तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एरियल आगे बताती है कि दुनिया में एक बहुत ही रेयर स्वॉर्ड स्टाइल है जिसमें ब्लेड को चलाने के लिए सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक को एमी सोर्ड्समैनशिप कहा जाता है। ये नाम सुनते ही ग्रे चौंक जाता है। उसके समय में एमी दुनिया की सबसे महान सोर्ड सेंट थी, लेकिन अभी इस टाइमलाइन में वो उस मुकाम से बहुत दूर थी। एरियल बड़ी आसानी से कह देती है कि ग्रे की स्वॉर्ड स्टाइल बिल्कुल एमी जैसी है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि जिसने ग्रे को ये टेक्निक सिखाई वो एमी से भी ज्यादा स्किल्ड था। ग्रे के मन में तुरंत भविष्य की एमी की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि सच में उसकी पहली गुरु वही थी। लेकिन वो तुरंत बात बदल देता है और पूछता है कि सोर्ड्समैनशिप सोल को कैसे डैमेज कर सकती है। एरियल बताती है कि यही वही रेयर टेक्निक है जिससे एक ही स्लैश में ओगर जनरल को मारा गया था। अब ग्रे को पूरी तरह समझ आ जाता है कि एरियल सब कुछ जान चुकी है। वो सिर्फ ग्रे का धन्यवाद नहीं कर रही थी, बल्कि उसे पहले ही समझ आ गया था कि ओगर जनरल को कोई नॉर्मल टेक्निक मार ही नहीं सकती। एरियल बताती है कि उसने ग्रे की लड़ाई में एक अजीब सी शक्ति देखी थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी जंजीरों से बंद दरवाजे के पीछे से कोई रहस्यमयी एनर्जी बाहर रिस रही हो। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि एरियल उसी सील्ड डोर की बात कर रही है जो उसने अपनी मिस्टीरियस दुनिया में देखा था। लेकिन अगली बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एरियल कहती है कि उसने इससे मिलती जुलती शक्ति पहले भी देखी है, एक ऐसे अस्तित्व से जुड़ी हुई जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है। ग्रे वहीं जम जाता है। लिक्विडेटर तो अभी इस समय में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। एरियल ग्रे के चेहरे का रंग बदलते ही समझ जाती है कि वो पहले से लिक्विडेटर के बारे में जानता है। उसे पहले से शक था कि ग्रे के पास भविष्य जैसी नॉलेज है, इसलिए वो सीधे पूछती है कि ग्रे आखिर लिक्विडेटर के बारे में कितना जानता है। ग्रे सिर्फ इतना कहता है कि लिक्विडेटर ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसे किसी भी कीमत पर दुनिया में आने से पहले रोकना होगा। एरियल पहले तो सोचती है कि शायद ग्रे जरूरत से ज्यादा डर रहा है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात बताती है जो ग्रे ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो कहती है कि अगर लिक्विडेटर को रोकना है तो सबसे पहले प्रोफेसर ब्रैडली के एक्सपेरिमेंट्स रोकने होंगे, क्योंकि लिक्विडेटर वही क्रिएचर है जिसे ब्रैडली समन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रे पूरी तरह सन्न रह जाता है। भविष्य में किसी को नहीं पता था कि लिक्विडेटर आया कहां से था, लेकिन अब उसे सब समझ आने लगता है। ह्यूमैनिटी के आखिरी दिनों में एकेडमी हमेशा पहले से जानती थी कि लिक्विडेटर कहां दिखाई देगा। इसका मतलब एकेडमी के कुछ लोग पहले से उसकी सच्चाई जानते थे, यानी प्रोफेसर ब्रैडली और एकेडमी किसी न किसी तरह शुरू से ही लिक्विडेटर से जुड़े हुए थे। ग्रे तुरंत कहता है कि ब्रैडली के एक्सपेरिमेंट्स अभी इसी समय रोकने होंगे। एरियल भी उससे सहमत होती है, लेकिन वो बताती है कि उसकी रैंक ब्रैडली के बराबर है, इसलिए वो अकेले उसे रोक नहीं सकती। उसने अपने सुपीरियर्स से भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से उसे अपने सीनियर्स के नाम बताने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि एकेडमी में चेन ऑफ कमांड बहुत सख्त थी। ग्रे फिर कहता है कि उसे ब्रैडली की सीक्रेट लैबोरेटरी का पता है, अगर वो लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लें तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आरियल समझाती है कि जब तक उनके पास सबूत नहीं होंगे एकेडमी उल्टा उन्हीं को अपराधी बना देगी। ग्रे मानता है कि उसके पास भविष्य की यादों के अलावा कोई ठोस एविडेंस नहीं है। तभी एरियल विषय बदलते हुए कहती है कि एकेडमी में एक ऐसा इंसान है जो ग्रे की मिस्टीरियस पावर को कंट्रोल करना सिखा सकता है। उसका नाम था हेक्टर फेलो। ग्रे ये नाम सुनते ही उत्साहित हो जाता है, क्योंकि भविष्य में यही आदमी सोर्ड सेंट का टीचर था। आरियल अगले ही दिन हेक्टर के साथ उसकी प्राइवेट ट्रेनिंग अरेंज कर देती है। ग्रे भी यही चाहता था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जरूरत अपनी डार्क पावर को कंट्रोल करना सीखना था। अगले दिन हेक्टर की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन उसका तरीका ग्रे की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। हेक्टर उसे पूरा दिन एकेडमी के जंगल में बस दौड़ाता रहता है
है। दौड़ते समय ग्रे को किसी और चीज के बारे में सोचने तक की इजाजत नहीं होती। हेक्टर का कहना था कि जब शरीर पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंचता है तभी उसके अंदर की असली शक्ति जागती है। ग्रे को यह तरीका पूरी तरह पागलपन लगता है, फिर भी वो खुद को समझाता रहता है कि हेक्टर जैसा महान टीचर बेवजह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन का दूसरा हिस्सा लगातार प्रोफेसर ब्रैडली के बारे में सोचता रहता था। हर बीतता दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रैडली दुनिया के अंत के और करीब पहुंच रहा हो। पूरा एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है। तभी एरियल ग्रे को अपने ऑफिस बुलाती है और ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। ग्रे शिकायत करने ही वाला होता है कि हेक्टर ने पूरे हफ्ते उससे सिर्फ दौड़ लगवाई है। तभी एरियल के पास एक लेटर आता है। उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ग्रे पूछता है कि क्या हुआ। एरियल चुपचाप वो लेटर उसके हाथ में दे देती है। लेटर प्रोफेसर ब्रैडली का था। उसमें लिखा था कि बेला की एबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इंप्रूव नहीं हुई हैं, इसलिए अब उसकी सर्जरी तय समय पर होगी। ग्रे गुस्से में चिल्ला उठता है कि ये पागलपन है। वो पूछता है कि क्या इस सर्जरी को रोका नहीं जा सकता। एरियल बताती है कि अगर ब्रैडली खुद मना न करे तो बेला के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सर्जरी या फिर एकेडमी से एक्सपल्शन। अब एरियल खुद ग्रे से ब्रैडली की लेबोरेटरी का पता पूछती है। अगर वो उसे क्रिमिनल साबित कर दें तो बेला का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। एविडेंस ढूंढने में अब उसे ग्रे पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि ग्रे शुरू से सच बोल रहा था। ग्रे बताता है कि ब्रैडली की सीक्रेट लेबोरेटरी टोरेल विलेज के पास पहाड़ों में है। एरियल तुरंत समझ जाती है कि उसी इलाके में एकेडमी द्वारा ऑफिशियली अप्रूव्ड ब्रैडली की एक रिसर्च लैब भी मौजूद है, यानी वो उसी लीगल लैब की एड में इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एकेडमी का कोई प्रोफेसर बिना वजह दूसरे प्रोफेसर की लेबोरेटरी में दखल नहीं देता, इसलिए अगर उन्हें ब्रैडली को रोकना था तो हर हाल में पक्के सबूत चाहिए थे। इतने में बेला भी ऑफिस में आ जाती है। उसे भी वही लेटर मिला था। एरियल तुरंत उससे लेटर लेकर कहती है कि अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेला समझ जाती है कि एरियल अकेले ब्रैडली के खिलाफ जाने वाली है। ग्रे भी तुरंत कहता है कि वो उनके साथ जाएगा। बेला भी जिद करती है कि वो दोनों सिर्फ उसकी वजह से अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। एरियल पहले मना करती है क्योंकि ब्रैडली अभी भी एकेडमी का प्रोफेसर है और उसके पास पता नहीं कितनी डेंजर्स मैजिक होगी। लेकिन ग्रे कहता है कि अगर वो तीनों मिलकर लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो वो ऑग्र जनरल वाली मिस्टीरियस पावर भी इस्तेमाल करेगा तो उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। एरियल दोनों की जिद देखकर आखिरकार मान जाती है। बस एक शर्त पर, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी। तीनों तुरंत ब्रैडली की लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर वो दूर से पूरी जगह का निरीक्षण करते हैं। बाहर कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए अंदर घुसने का यही सबसे सही मौका था। योजना ये थी कि जब ब्रैडली मैजिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में गया हो तब वो चुपचाप अंदर जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। बेला घबराई हुई थी कि कहीं वो पकड़े न जाए। एरियल कहती है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो यहीं से वापस जा सकती है, लेकिन ग्रे साफ कह देता है कि वो ये सब सिर्फ बेला के लिए नहीं कर रहा। अगर ब्रैडली के एक्सपेरिमेंट्स नहीं रुके तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। बेला को ग्रे की बात समझ नहीं आती, लेकिन एरियल मानती है कि चाहे ग्रे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हो, फिर भी ये मिशन जरूरी है। तीनों पूरी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। एरियल अपनी फायर मैजिक से लेबोरेटरी की साइड वॉल उड़ा देती है और सीधे अंदर मौजूद प्रिजन तक पहुंच जाती है। अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ कई कैदी बंद थे। कुछ की मौत हो चुकी थी और कुछ अभी भी जिंदा थे, लेकिन किसी में हिलने या मदद मांगने की भी ताकत नहीं बची थी। एरियल सिर्फ एक नजर डालते ही समझ जाती है कि वहाँ कम से कम 14 फॉरबिडन स्पेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। सिर्फ इतनी ही बात प्रोफेसर ब्रैडली को उम्र कैद दिलाने के लिए काफी थी। अब तो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के सबूत भी उनके सामने पड़े थे, यानी अगर ये सब बाहर पहुंच गया तो ब्रैडली कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्रैडली की लैब में मिले सारे सबूत कुछ पल के लिए पीछे छूट जाते हैं जब ग्रे, एरियल और बेला एक बड़े से चैम्बर में पहुंचते हैं। वहाँ बीचों बीच एक रहस्यमयी ऑल्टर बना हुआ था। बेला घबराकर पूछती है कि उन्हें सबूत लेकर तुरंत भाग जाना चाहिए या पहले कैद लोगों को बचाना चाहिए। ग्रे कहता है कि सबसे समझदारी इसी में है कि ब्रैडली के लौटने से पहले यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे हो? तीनों पलट कर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। सामने खुद प्रोफेसर ब्रैडली खड़ा था, जबकि उसे तो इस समय कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। ब्रैडली हंसते हुए बताता है कि उसने कॉन्फ्रेंस में अपनी जगह एक मॉडिफाइड मैजिक क्लोन भेज दिया था, क्योंकि उसे यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट पूरा करना था। फिर वो पीछे मुड़ता है और तीनों की रूह कांप जाती है। उसके पीछे दर्जनों इंसानी लाशें पड़ी थीं। ब्रैडली उन्हें मटेरियल्स कह रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब होती है जब वो ग्रे, एरियल और बेला को देखकर कहता है कि अब उसे उन लाशों की भी जरूरत नहीं रही। अब वो इन तीनों जैसे टैलेंटेड लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके लिए ये तीनों साधारण इंसानों से कहीं बेहतर मटेरियल्स थे। ब्रैडली मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे नहीं पता इन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे पता चला, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन है, ये लोग किसी को बताए बिना यहाँ आए हैं, यानी अगर ये तीनों यहीं मर भी जाएं तो एकेडमी को कभी उस पर शक नहीं होगा। एरियल गुस्से में पूछती है कि क्या वो इन्हें भी अपने लैब राइट्स बनाना चाहता है। ब्रैडली बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है कि अब इनमें से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने में क्या बुराई है। उसके लिए इंसान सिर्फ रिसर्च मटेरियल थे। इतना कहते ही अचानक आग का एक विशाल ब्लास्ट ब्रैडली की तरफ बढ़ता है और पूरी लेबोरेटरी जलने लगती है। ग्रे सोचता है कि एरियल ने हमला किया होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये अटैक बेला ने किया था। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे वो ब्रैडली को उसी वक्त मार देना चाहती हो। लेकिन धुआं हटते ही ब्रैडली
बिल्कुल सही सलामत खड़ा दिखाई देता है। उसने आखिरी पल में फोर्स फील्ड बनाकर खुद को बचा लिया था। वो बेला की ताकत की तारीफ करते हुए कहता है कि एरियल की डिवाइन आई ने इस बार सच में कमाल का स्टूडेंट चुना है। फिर वो कहता है कि शायद उसे बाकी नए स्टूडेंट्स पर भी नजर डालनी चाहिए। इसके बाद वो बेला से पूछता है कि क्या वो अपने ही टीचर को मारने की कोशिश करेगी। बेला बिना डरे जवाब देती है कि टीचर को मारना लैब राइट बनने से कहीं बेहतर है। कुछ पल के लिए लगता है कि यहीं पूरी लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन एरियल बीच में आ जाती है। वो कहती है कि उनके पास ब्रैडली के खिलाफ पहले ही काफी सबूत हैं। अब सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलना है। लेकिन ब्रैडली उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वो तुरंत एक खतरनाक डार्क मैजिक छोड़ता है जिसे एरियल आखिरी पल में अपनी बैरियर से रोक लेती है। ब्रैडली हंसते हुए बताता है कि ये उसकी रिसर्च की सबसे बड़ी सफलता है। फ्लेम ऑफ ग्लटनी, ऐसी आग जो सामने वाली डिफेंसिव मैजिक को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। यानी जितनी मजबूत बैरियर होगी, ये आग उतनी ही ताकतवर बनती जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में एरियल की बैरियर टूटने लगती है। मजबूर होकर उसे अपनी डिवाइन आई की शक्ति इस्तेमाल करके दूसरी लेयर बनानी पड़ती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। एरियल तुरंत एक मेमोरी बैग ग्रे और बेला को देकर कहती है कि अगर वो लोग इसे हेक्टर तक पहुंचा दें तो वो सब समझ जाएगा। यानी एरियल चाहती थी कि दोनों अभी भाग जाएं, लेकिन बेला भागने के बजाय अपनी पूरी ताकत लगाकर तीसरी बैरियर बना देती है। एरियल गुस्से में याद दिलाती है कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि दोनों अपनी जान बचाकर भागेंगे। ब्रैडली की मैजिक उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। एरियल की दोनों बैरियर्स टूट जाती हैं, लेकिन बेला की बैरियर अभी भी खड़ी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे ब्रैडली की आग को कमजोर भी करने लगती है। बेला बताती है कि उसने ग्रे से सीखी हुई नई थियरी की मदद से ब्रैडली की मैजिक का काउंटर ढूंढ लिया है। ये देखकर ब्रैडली पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि उसे ये टेक्निक किसने सिखाई। ग्रे मुस्कुराकर कहता है कि ये एक सीक्रेट है, बस इतना हिंट देता है कि उसका टीचर भी एकेडमी का ही एक स्टूडेंट है। ब्रैडली इस बात पर यकीन ही नहीं करता। गुस्से में वो अपनी जेब से एक अजीब मैजिक क्रिस्टल निकालता है और उसे कुचल देता है। अगले ही पल सैकड़ों डरावनी एनर्जी स्कल्स उसकी आग के साथ जुड़ जाती हैं। उसकी मैजिक पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बेला की इथर भी तेजी से खत्म होने लगती है। ब्रैडली तुरंत समझ जाता है कि बेला ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और टिक पाएगी। ग्रे तुरंत एरियल से कहता है कि जितना समय मिले ब्रैडली पर हमला करती रहे। एरियल अपनी डिवाइन आई की मदद से कोई रास्ता ढूंढती है और बैरियर के बाहर मना भेजने में सफल हो जाती है। फिर वो एक चमकदार एनर्जी बीम ब्रैडली पर छोड़ती है। शुरुआत में अटैक बहुत शानदार लगता है, लेकिन अगले ही पल ब्रैडली की फ्लेम ऑफ ग्लटनी उसे भी निगल जाती है। एरियल खुद मानती है कि ऑफेंसिव मैजिक में वो एकेडमी के सबसे कमजोर प्रोफेसर्स में से एक है। उनकी जीत की उम्मीद फिर से लगभग खत्म हो जाती है। बेला घबराकर पूछती है कि अब वो लोग क्या करें। तभी ग्रे अपनी तलवार उठाकर कहता है, अब मेरी बारी है। इतनी दूरी से उसकी तलवार ब्रैडली तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन एरियल जानती थी कि ग्रे किस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला है। वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर वही मिस्टीरियस पावर इस्तेमाल की तो इस बार उसकी जान भी जा सकती है, और अगर वो बच भी गया तो शायद अपना घायल हाथ हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन ग्रे कहता है कि अगर दुनिया बचाने के लिए मरना पड़े तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। अगले ही पल ग्रे आग की दीवार के ऊपर से छलांग लगाता है। उसकी तलवार एक काली चमक से भर जाती है और बिजली जैसी रफ्तार से ब्रैडली के सामने पहुंचकर एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि बेला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। ब्रैडली का शरीर जमीन पर गिर जाता है। एरियल भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन साथ ही वो बेहद उत्साहित भी थी, क्योंकि पहली बार उसने ग्रे की उस रहस्यमयी शक्ति को इतने करीब से देखा था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ग्रे का अटैक इतना शक्तिशाली था कि पूरी लैब हिलने लगी, छत टूटकर उनके ऊपर गिरने लगी। एरियल तुरंत अपनी मैजिक से सारे मलबे को हवा में रोक लेती है। खतरा टलने के बाद वो ग्रे से पूछती है कि आखिर उसने अपनी लिमिट से भी आगे जाकर ये कैसे किया, और अब उसका हाथ कैसा है। ग्रे जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से तलवार अपने आप गिर जाती है। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ रहा था। उसके हाथ पर फैला काला निशान भी पहले से बड़ा हो चुका था। फिर भी अच्छी बात यह थी कि वो अभी भी खड़ा था और अपना हाथ हिला पा रहा था। ग्रे समझ जाता है कि हेक्टर की अजीब ट्रेनिंग सच में असर कर रही थी। अगर कुछ महीने पहले उसने यही शक्ति इस्तेमाल की होती तो वो कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहता। एरियल ग्रे का धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज तीनों की मौत तय थी। साथ ही वो माफी भी मांगती है कि उसकी कमजोरी की वजह से ग्रे को फिर से वो शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। ग्रे भी कहता है कि गलती उसकी थी, क्योंकि ब्रैडली को रोकने की जिद उसी ने की थी। एरियल फिर उसे बहुत गंभीर आवाज में चेतावनी देती है कि अब कुछ समय तक वो उस मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। अगली बार नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। ग्रे उसकी बात मान लेता है। तभी बेला ग्रे से पूछती है कि उसने आखिर इस्तेमाल क्या किया था। उसे एक भी पल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ग्रे के शरीर से अथर निकली हो। उसकी पूरी समझ के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन था, लेकिन एरियल तुरंत बीच में आ जाती है। वो बेला से साफ कहती है कि उसे इस शक्ति के बारे में न कुछ पूछना है, न किसी से कहना है, और न ही ज्यादा जानने की कोशिश करनी है। अगर उसने ऐसा किया तो एरियल को मजबूर होकर उसकी यादें मिटानी पड़ेंगी। बेला कुछ देर सोचती है और फिर खुद ही एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट का सुझाव देती है, ताकि ग्रे और एरियल उस पर पूरा भरोसा कर सके। तीनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और ये राज हमेशा के लिए सील हो जाता है। अब ब्रैडली मर चुका था, इसलिए ग्रे कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले कैद लोगों को बचाना जरूरी
जरूरी है। एरियल बताती है कि उन सबको किसी डार्क मैजिक की वजह से सुलाया गया है। वो सभी विक्टिम्स को प्रोटेक्टिव बैरियर से ढक देती है ताकि उन्हें सुरक्षित एकेडमी की इन्फर्मरी तक ले जाया जा सके। उसके बाद तीनों लेबोरेटरी की ओर तलाशी लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्रैडले इंसानों की बलि देकर मैजिक कैटलिस्ट्स बना रहा था और लोगों की मैजिकल एबिलिटीज बढ़ाने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी लिक्विडेटर से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। बेला सोचती है कि शायद दूसरी लेबोरेटरी में होगा, लेकिन ग्रे को पूरा यकीन था कि यही वो जगह है जहां भविष्य में भयानक डिजास्टर हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उसे अचानक याद आता है कि भविष्य में लोगों को किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि जमीन के नीचे से फूटकर निकले एक रहस्यमयी मैस ने मारा था। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। अगर ऐसा है तो असली राज ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। ग्रे तुरंत एरियल से कहता है कि वो अपनी डिवाइन आई से अंडरग्राउंड पैसेजेस ढूंढने की कोशिश करे। एरियल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और कुछ ही देर में उसे फर्श के नीचे शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि लगभग 300 मीटर नीचे कोई छिपी हुई जगह मौजूद है जहां सिर्फ टेलीपोर्टेशन से पहुंचा जा सकता है। एरियल वहीं एक टेलीपोर्टेशन गेट खोलती है। अगर नीचे कुछ नहीं होता तो गेट सिर्फ मिट्टी में खुलता, लेकिन गेट खुलते ही तीनों की सांसें थम जाती हैं। उनके सामने जमीन के नीचे बसा एक विशाल अंडरग्राउंड सिटी था। हर तरफ ईथर फैली हुई थी और बीच में बने एक बड़े डोम से तो और भी अजीब शक्ति निकल रही थी। एरियल तुरंत पहचान लेती है कि वहां सिर्फ ईथर नहीं बल्कि लिक्विडेटर की वही रहस्यमयी एनर्जी भी मौजूद है। अब तीनों समझ जाते हैं कि उन्हें यहीं जाना होगा। तीनों डोम के अंदर पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सा दरवाजा अकेला खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रे ने अपनी मिस्टीरियस दुनिया में देखा था। दरवाजा एक विशाल मैजिक सर्कल के बीच रखा था। एरियल उसे ध्यान से देखती है। उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो बिना झिझक दरवाजे को छूती है, जांचती है और आखिरकार उसे खोल भी देती है। बेला की तो डर के मारे सांस ही अटक जाती है, लेकिन एरियल मुस्कुराकर समझाती है कि असली शक्ति इस दरवाजे में नहीं है, ये सिर्फ रिचुअल का एक सिंबल है। असली ताकत उस विशाल मैजिक सर्कल में छिपी है जो इस पूरे रिचुअल को चला रहा था। एरियल जैसे ही उस रहस्यमयी मैजिक सर्कल वाले दरवाजे को छूती है, अचानक पूरा सर्कल चमकने लगता है। चारों तरफ बनी हुई मैजिकल स्ट्रक्चर्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं और पूरा कमरा भयानक रोशनी से भर जाता है। ग्रे तुरंत चिल्लाकर एरियल को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वही अनजाने में इस पूरे रिचुअल को एक्टिवेट कर चुकी थी। लेकिन एरियल बिल्कुल शांत रहती है। वो धीरे से सर्कल से बाहर निकल जाती है और कहती है कि उसे नहीं लगता ये व्यवस्था सच में लिक्विडेटर को समन कर सकती है। अगले ही पल दरवाजे की सतह में दरार पड़ती है और उसी तरह की काली एनर्जी बाहर निकलने लगती है जैसी ग्रे की मिस्टीरियस पावर थी। लेकिन पूरी तरह बाहर आने से पहले ही रिचुअल की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। दरवाजे की दरार धीरे धीरे बंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। एरियल समझाती है कि ये स्ट्रक्चर्स लिक्विडेटर को बुलाने के लिए नहीं बनाए गए थे। इनका असली काम उस दुनिया तक एक छोटा सा रास्ता खोलना है जहां लिक्विडेटर मौजूद है और वहां से रिसने वाली शक्ति को इस दुनिया में खींचना है। फिर एक खास फिल्टर उस एनर्जी को कंट्रोल करता है। एरियल का मानना था कि वही फिल्टर इंसानी बलियों की मदद से बनाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर ब्रैडली की लेबोरेटरी में हुए एक्सपेरिमेंट। बेला कांपती हुई पूछती है कि आखिर ब्रैडली को इतनी भयानक शक्ति की जरूरत क्यों थी। एरियल उसे ब्रैडली की ब्लैक फ्लेम और वो अजीब एक्सप्लोडिंग क्रिस्टल्स याद दिलाती है। वो दोनों इसी एनर्जी के छोटे और अधूरे वर्जन्स थे। यानी ब्रैडली धीरे धीरे लिक्विडेटर की शक्ति को इस्तेमाल करना सीख रहा था। जब सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है, ग्रे सोचता है कि शायद ब्रैडली सच में लिक्विडेटर को बुलाने की कोशिश कर रहा था। एरियल कहती है कि ये पूरी तरह कहना मुश्किल है। शायद वो कोशिश कर रहा था, शायद नहीं, लेकिन इतना तय है कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि रिचुअल पूरा हो सके। इसके बाद एरियल एक और डरावनी बात बताती है। इन स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ एक को बनाने की कीमत किसी पूरे देश के साल भर के बजट से भी ज्यादा थी। ऐसे कई स्ट्रक्चर्स बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। बेला अंदाजा लगाती है कि शायद डिस्कार एम्पायर ने ब्रैडली की मदद की होगी, लेकिन एरियल तुरंत मना कर देती है। उसके हिसाब से इतना पैसा और रिसोर्सेज सिर्फ एक ही संस्था के पास हो सकते हैं। ग्रे धीरे से कहता है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। एरियल सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत हो जाती है। उसके अनुसार दुनिया में एकेडमी के अलावा कोई और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी फंडिंग नहीं दे सकती। बेला ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके लिए एकेडमी हमेशा ह्यूमैनिटी की रक्षा करने वाली संस्था थी। एरियल मानती है कि बात सुनने में डरावनी है, लेकिन फिलहाल यही सबसे लॉजिकल जवाब है। ग्रे फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो कहता है कि एकेडमी के सभी बड़े लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का समर्थन नहीं कर सकते। उसे भविष्य याद था जब लिक्विडेटर के आने पर एकेडमी ने आखिरी दम तक आम लोगों की रक्षा की थी, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं था कि पूरी एकेडमी ह्यूमैनिटी की दुश्मन है। एरियल भी कहती है कि एकेडमी में ज्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन एकेडमी में अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स, फैक्शंस और पावरफुल लीडर्स हैं। किसी बहुत ताकतवर इंसान ने ब्रैडली का साथ दिया था। एरियल ने कई दशकों तक एकेडमी को देखा था, इसलिए वो ग्रे को चेतावनी देती है कि यहाँ किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि शायद ये लोग खुद को ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक समझते थे, इसलिए वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को सही मानते थे। इतने सालों तक सब कुछ इतनी सावधानी से छिपाया गया था कि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसी बीच अचानक पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जोरदार एक्सप्लोजन्स शुरू हो जाते हैं। बेला घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उन्हें तुरंत भागना होगा। एरियल शांत स्वर में कहती है कि ये सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाले एक्सप्लोसिव्स हैं जो ब्रैडली की मौत के साथ एक्टिवेट हो गए हैं। वो तुरंत उन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स से एनर्जी खींचकर अपने चारों
चारों तरफ एक विशाल मैजिक सर्कल बना देती है और दोनों को बिल्कुल स्थिर खड़े रहने को कहती है। अगले ही पल तीनों खुद को जंगल के बाहर पाते हैं। एरियल ने सिर्फ ग्रे और बेला को ही नहीं बल्कि सभी जिंदा कैदियों को भी टेलीपोर्ट कर दिया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सारे एनर्जी स्ट्रक्चर्स भी अपने साथ ले आई थी। एरियल जानती थी कि अगर उसे एकेडमी के हायर अप्स के खिलाफ कुछ करना है तो ये सबूत उसके सबसे बड़े हथियार होंगे। अगले दिन तीनों एकेडमी के डायरेक्टर से मिलने पहुंचते हैं। ग्रे हैरान रह जाता है क्योंकि डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि वही अलेक्जेंड्रो था, जिसे वो पहले सिर्फ एक साधारण असिस्टेंट समझ बैठा था। अलेक्जेंड्रो उनका स्वागत करता है और बताता है कि सभी सर्वाइवर्स अब मेडिकल विंग में सुरक्षित हैं। फिर वो ब्रैडली के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स रोकने के लिए तीनों का धन्यवाद करता है। एनालिसिस से पता चला था कि उन एनर्जी स्ट्रक्चर्स में से हर एक की कीमत किसी पूरे देश के सालाना बजट से भी ज्यादा थी। लेकिन असली सवाल ये था कि ब्रैडली को वो मिले कहां से। अलेक्जेंड्रो बताता है कि ये स्ट्रक्चर्स एकेडमी की एक शिपमेंट से चोरी हुए थे। 15 साल पहले हुए उस हमले में एकेडमी के 78 एजेंट्स मारे गए थे। एरियल तुरंत उस घटना को पहचान लेती है। वो हमला दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ब्लड ड्रिंकर ने किया था। ये नाम सुनते ही बेला का चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके माता पिता की भी हत्या की थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्लड ड्रिंकर की कई ब्रांचेस थीं और किसी को नहीं पता था कि उनका असली लीडर कौन है। दुनिया के लगभग 70% बड़े क्राइम्स के पीछे वही लोग थे, इसलिए एकेडमी के अंदर भी उनके लोग होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। ग्रे के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके लिए एकेडमी हमेशा एक आदर्श जगह थी। एरियल समझाती है कि एकेडमी किसी का नाम, जाति, देश या स्टेटस नहीं देखती। इसी वजह से दुनिया भर के टैलेंटेड लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यही खुलापन क्रिमिनल्स को भी अंदर आने का मौका दे देता है। बेला गुस्से में कहती है कि उन्हें उन गद्दारों को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। अलेक्जेंड्रो भी सहमत होता है, लेकिन वो बताता है कि उसकी अथॉरिटी सीमित है। अगर उन्हें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना है तो पहले खुद इतना ताकतवर बनना होगा कि उनकी बात कोई नजरअंदाज न कर सके। वो ये भी बताता है कि एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स इतने पावरफुल हैं कि उनका इन्फ्लुएंस खुद डायरेक्टर से भी ज्यादा है। इस एकेडमी में असली ताकत ही सब कुछ तय करती है। अलेक्जेंड्रो मन ही मन सोचता है कि ब्रैडली को एरियल अकेले नहीं हरा सकती थी, यानी ग्रे या बेला में से किसी एक ने ये काम किया है। उसे इंतजार था कि भविष्य में ये दोनों किस हद तक ताकतवर बनेंगे। मीटिंग के बाद ग्रे अपने हाथ पर फैले काले निशान को देखता है। उसे समझ आता है कि चाहे उसे लिक्विडेटर को हराना हो या एकेडमी के पीछे छिपे राज खोलने हो, दोनों का जवाब सिर्फ एक ही है, और ज्यादा ताकतवर बनना। यही सोचते हुए वो गलती से एक काले बालों वाले स्टूडेंट से टकरा जाता है। ग्रे माफी भी नहीं मांग पाता कि सामने वाला लड़का बिजली जैसी तेज किक मार देता है। ग्रे मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है। फिर वो लड़का ग्रे को स्पेशल एडमिशन वाला कचरा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। साफ था कि वो जानबूझकर लड़ाई चाहता था। ग्रे तलवार निकालने ही वाला था कि तभी एरियल वहां आती दिखाई देती है। वो लड़का तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन दूर जाते हुए धीरे से खुद से कहता है कि उसे ग्रे पर नजर रखने का आदेश प्रोफेसर ब्रैडली ने दिया था। इससे ग्रे के मन में नया शक पैदा हो जाता है। क्या ब्रैडली सच में मर चुका है या ये आदेश पहले से दिया गया था? ग्रे एरियल को पूरी बात बताता है, लेकिन एरियल कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां न कोई मैजिक इस्तेमाल हुई थी और न हथियार। वो मजाक में कहती है कि अगली बार अगर ग्रे उसे पीट दे तो वो जानबूझकर कुछ नहीं देखेगी। ग्रे हंसने की बजाय कहता है कि लोग पहले भी उसे स्पेशल एडमिशन की वजह से ताने मारते थे, लेकिन पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया है। एरियल माफी मांगते हुए कहती है कि अगर उसके पास एकेडमी में ज्यादा अथॉरिटी होती तो कोई भी उसके चुने हुए स्टूडेंट्स का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। ग्रे मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुंचा है। एक दिन वो, बेला और बाकी डिवाइन आई स्टूडेंट्स पूरी दुनिया को साबित करेंगे कि एरियल का फैसला गलत नहीं था। एरियल उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसे अपने लिए भी कभी कभी खड़ा होना सीखना चाहिए। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो ग्रे को अंदर तक हिला देती है। एरियल के अनुसार बेला यी और बाकी सभी डिवाइन आई स्टूडेंट्स भविष्य के महान हीरोज बनेंगे, लेकिन ग्रे पहला इंसान है जिसमें उसे ह्यूमैनिटी की सीमाएं पार करने की संभावना दिखाई देती है। शुरुआत में ग्रे को ये बात मजाक जैसी लगती है। वो खुद की तुलना भविष्य के महान हीरोज से नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि शक करना उन लोगों का काम है जिन्होंने पहले ही हार मान ली। उसने सिर्फ एक खतरा टाला था। ह्यूमैनिटी अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। दुनिया का भविष्य अब भी उसके कंधों पर टिका हुआ था। कुछ समय बाद एकेडमी की प्रैक्टिकल स्वॉर्ड क्लास शुरू होती है। हर स्टूडेंट को 1-on-1 डुएल लड़ना था। ग्रे सोचता है कि आज वो सबको साबित करेगा कि वो यहाँ रहने के लायक है, लेकिन उसकी किस्मत फिर उसके साथ मजाक करती है। उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि लियोन हार्ट निकलता है। ग्रे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। टीचर मुस्कुराकर बताता है कि उसने स्टूडेंट्स की पेयरिंग उनके स्किल लेवल के हिसाब से की है ताकि कोई भी अपनी ताकत छिपाकर न लड़े। ग्रे अभी भी खुद को लियोन से कमजोर मानता था। उसे लगता था कि लियोन अब भी उससे नफरत करता है और आज उसे सबके सामने हराने की पूरी कोशिश करेगा। मैच शुरू होते ही लियोन बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से हमला कर देता है। शुरुआत के कई वार इतने तेज होते हैं कि ग्रे सिर्फ उन्हें ब्लॉक ही कर पाता है। लियोन लगातार एक के बाद एक तेज अटैक्स करता रहता है और ग्रे समझ जाता है कि ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन कुछ देर बाद ग्रे भी पलटवार करता है। उसका एक अटैक इतना खतरनाक होता है कि लियोन खुद हैरान होकर कह उठता है, इतनी ताकत होने के बाद भी तुम रेगुलर एडमिशन से एकेडमी में सिलेक्ट कैसे नहीं हुए? लियोन हार्ट के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही ग्रे का कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाता है। अब तक जो लड़ाई पूरी तरह लियोन के पक्ष में लग रही थी वो धीरे धीरे बराबरी की होने लगती है। ग्रे के काउंटर अटैक्स पहले से ज्यादा तेज और सटीक होने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस लियोन हार्ट से वो कुछ ही सेकंड्स
स्टूडेंट्स में हार जाने की उम्मीद कर रहा था, उसके सामने वो काफी अच्छी तरह टिक रहा है। फिर भी दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ग्रे के पास भविष्य का एक्सपीरियंस था, लेकिन लियोन हार्ट की सोर्ड टेक्निक इतनी परफेक्ट थी कि उसे देखकर डर लगना स्वाभाविक था। ग्रे मन ही मन सोचता है कि लियोन हार्ट सचमुच एक मॉन्स्टर है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि भविष्य में उसने ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ना सीखा था। अब वो लियोन की हर मूवमेंट को ध्यान से पढ़ने लगता है और अपने अनुभव की मदद से उसके अटैक्स का जवाब देने लगता है। कुछ देर बाद खुद लियोन भी मुस्कुराकर कहता है कि उसे बहुत समय बाद इतनी मजेदार लड़ाई मिली है, लेकिन ग्रे समझ जाता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। लियोन अभी भी पूरी तरह रिलैक्स्ड था, उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। ग्रे जानता था कि अगर लड़ाई लंबी चली तो उसकी स्टैमिना पहले जवाब दे देगी। तभी उसे टीचर की एक बात याद आती है, ऐसे लड़ो जैसे ये असली बैटलफील्ड हो। ग्रे उसी पल अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो लियोन का अगला अटैक डॉज करता है और अचानक उसकी टांग पर किक मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। लियोन हवा में ही था, इसलिए वो बच नहीं सकता था। ग्रे तुरंत उसके ऊपर तलवार से हमला करता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस मुकाबले को प्रैक्टिस नहीं बल्कि जानलेवा लड़ाई की तरह लड़ रहा है। लेकिन लियोन हार्ट भी हार मानने वालों में से नहीं था। जमीन पर गिरते हुए भी उसने अपनी तलवार ग्रे की गर्दन तक पहुंचा दी। उसी समय ग्रे की तलवार लियोन की गर्दन पर पहुंच गई। दोनों एक साथ रुक जाते हैं। ग्रे मुस्कुराकर लियोन को उठाता है और कहता है कि मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन लियोन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि अगर ये असली लड़ाई होती तो वो ग्रे की गर्दन नहीं बल्कि सीधे उसके दिल पर वार करता। ग्रे ने प्रैक्टिस समझकर गर्दन को निशाना बनाया, इसलिए लियोन को जवाब देने का मौका मिल गया। अगर पूरी तरह बैटलफील्ड की तरह लड़ाई होती तो जीत उसकी होती। ग्रे कुछ नहीं कहता, लेकिन लियोन का अगला व्यवहार उसे और भी ज्यादा हैरान कर देता है। लियोन कहता है कि ग्रे की वजह से उसे पहली बार समझ आया कि असली लड़ाई सिर्फ सोर्ड्समैनशिप नहीं होती, वहां जीतने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रे ने किक मारकर कोई चीटिंग नहीं की, बैटलफील्ड में ऐसा करना बिल्कुल सही होता है। फिर लियोन खुद ही दूसरी बार लड़ने का प्रस्ताव देता है। ग्रे जानता था कि उसकी स्टेमिना लियोन के बराबर नहीं है, इसलिए दूसरी बार वो शायद टिक नहीं पाएगा। तभी एक लंबा चौड़ा स्टूडेंट बीच में आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि टीचर ने सिर्फ सोर्ड फाइट करने को कहा था, किक मारने को नहीं। साथ ही वो ग्रे का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि स्पेशल एडमिशन वाला ऐसा कमजोर लड़का एकेडमी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट लियोन हार्ट के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। लियोन हार्ट तुरंत बीच में आ जाता है। वो साफ कहता है कि पूरी क्लास में सिर्फ वही एक इंसान है जो ग्रे से लड़ सकता है, यानी ग्रे कमजोर नहीं बल्कि सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक है। टीचर भी लियोन की बात मानते हुए कहता है कि ग्रे और लियोन का लेवल लगभग बराबर है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो खुद ग्रे से लड़कर देख सकता है। वो लड़का तुरंत चैलेंज स्वीकार कर लेता है और घमंड से कहता है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनर को हराया था। लियोन मुस्कुराकर कहता है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने भी पहली बार ग्रे को देखकर उसे कमजोर समझ लिया था। अब बाकी स्टूडेंट्स भी ग्रे की असली ताकत देखेंगे, लेकिन लियोन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये बेवकूफ स्टूडेंट उसकी ग्रे के साथ दोबारा लड़ने की इच्छा खराब कर रहा था। टीचर मुकाबला शुरू करने का आदेश देता है। ग्रे तुरंत समझ जाता है कि सामने वाले स्टूडेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो पूरी ताकत से हमला करता है, ग्रे सिर्फ एक साधारण स्विंग से उसकी तलवार हटाकर उसे कई कदम पीछे धकेल देता है। सामने वाला लड़का हैरान रह जाता है। ग्रे खुद सोचने लगता है कि क्या वो जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा है, क्योंकि वो उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर था। अगले ही पल ग्रे सिर्फ एक सीधा सा वार करता है और वो लड़का वहीं गिर जाता है। मुकाबला कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। ग्रे को खुद बुरा लगने लगता है और वो माफी मांगता है कि उसका इरादा इतना जोर से मारने का नहीं था, लेकिन सामने वाला हार मानने को तैयार नहीं था। वो उठकर दूसरी बार लड़ने की जिद करता है। टीचर भी इजाजत दे देता है और कहता है कि जितनी बार चाहो लड़ो, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए कि ग्रे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसके बाद दोनों बार बार लड़ते हैं। हर बार ग्रे आसानी से जीत जाता है। आखिरकार वो स्टूडेंट इतना बुरी तरह पिट जाता है कि उसे इन्फर्मरी ले जाना पड़ता है। इसके बाद टीचर पूरी क्लास के सामने घोषणा करता है कि ग्रे और लियोन हार्ट पहले साल के दो सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आने वाले इंटर ईयर बैटल में वही दोनों फर्स्ट ईयर्स की तरफ से सेकंड ईयर्स के सबसे मजबूत स्टूडेंट्स से लड़ेंगे। टीचर बताता है कि पिछले 35 सालों से लगातार फर्स्ट ईयर्स हारते आए हैं, लेकिन इस बार उसे उम्मीद है कि शायद इतिहास बदल सकता है। ग्रे पूछता है कि क्या दोनों बैचेस के बीच सच में इतना बड़ा फर्क होता है। टीचर ईमानदारी से कहता है कि हाँ, फर्स्ट ईयर्स का हारना कोई शर्म की बात नहीं मानी जाती, सिर्फ चुना जाना ही बहुत बड़ा सम्मान है। अगर किसी साल फर्स्ट ईयर्स जीत जाए तो उसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा। टीचर की बात सुनकर ग्रे का दबाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक और लक्ष्य था। वो चाहता था कि इस कंपटीशन के जरिए पूरी एकेडमी को साबित कर दे कि डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है। इसके लिए उसे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी बीच कहानी एकेडमी के टीचर्स की मीटिंग में पहुंचती है। वहां मैजिक डिपार्टमेंट का एक बुजुर्ग प्रोफेसर ब्रूदा खड़ा होकर कहता है कि डिवाइन आई स्टूडेंट एमी वाइट को एकेडमी से निकाल देना चाहिए। एरियल तुरंत पूछती है कि आखिर क्यों। ब्रूडा कहता है कि एमी थर्ड ईयर में प्रमोट होने की परीक्षा में फेल हो चुकी है, फिर भी सिर्फ स्पेशल एडमिशन होने की वजह से उसे एकेडमी में रहने दिया गया, जबकि बाकी सभी फेल स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया था। इस हिसाब से उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। एरियल एमी का बचाव करते हुए कहती है कि उसकी असली ताकत उसके शरीर के भारी साइड इफेक्ट्स की वजह से बाहर नहीं आ पा रही, लेकिन भविष्य में वही दुनिया की सबसे महान वॉरियर्स में से एक बनेगी। दूसरे टीचर्स इस बात को सिर्फ बहाना मानते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर ये छिपी हुई शक्ति कब बाहर आएगी। एरियल जवाब देती है कि एमी किसी भी समय अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकती है।
एकेडमी का मकसद दुनिया भर की छिपी हुई प्रतिभाओं को मौका देना है, इसलिए उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन ब्रूडा और बाकी टीचर्स उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ब्रूडा यहाँ तक कह देता है कि एरियल की डिवाइन आई पहले जैसी तेज नहीं रही। उसके चुने हुए सारे स्टूडेंट्स अब तक पूरी तरह असफल साबित हुए हैं। फिर वो एक और टीचर के साथ मिलकर प्रस्ताव रखता है कि अब डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर आधे से ज्यादा टीचर्स सहमत हो जाएं, तो डिवाइन आई के सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकाला जा सकता है। ये सुनकर अब तक चुप बैठे टीचर्स भी सोच में पड़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि बेला पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी एरियल के दावों जितनी महान नहीं बनी। कई टीचर्स को लगने लगा था कि डिवाइन आई प्रोग्राम सिर्फ बिना टैलेंट वाले लोगों पर दया दिखाने का तरीका बन चुका है। एरियल धीरे धीरे समझ जाती है कि उसके खिलाफ लोग ज्यादा हैं और उसके साथ बहुत कम। ब्रूडा आखिरी वार करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबसे बेहतर टैलेंट पहचान सकती हो? एरियल चाहकर भी हाँ नहीं कह सकती थी। अगर वो ऐसा कहती तो बाकी 2 टीचर्स का अहंकार और भड़क जाता, इसलिए वो चुप रहती है। मन ही मन खुद से कहती रहती है कि उसकी डिवाइन आई अभी भी सही है, उसके स्टूडेंट्स को बस थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन उसके पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक टीचर ग्रे का नाम लेता है। वो कहता है कि ग्रे को इंटर ईयर बैटल के लिए चुना गया है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ग्रे कोई खास कमाल कर पाएगा। ब्रूडा तुरंत प्रस्ताव रखता है कि डिवाइन आई प्रोग्राम का भविष्य इसी कंपटीशन के रिजल्ट से तय किया जाए। एरियल असमंजस में हेक्टर की तरफ देखती है। हेक्टर की आंखें ही बता देती हैं कि ये फैसला ग्रे के लिए सही नहीं होगा। एरियल समझाती है कि ग्रे की असली ताकत प्रैक्टिस मैचेस में नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ बैटल्स में दिखाई देती है। लेकिन बाकी टीचर्स इसे भी सिर्फ एक और बहाना समझते हैं। आखिरकार हेडमास्टर बहस खत्म करते हुए कहता है कि पहले ग्रे का प्रदर्शन देखा जाएगा, उसके बाद ही डिवाइन आई प्रोग्राम का भविष्य तय होगा। मीटिंग खत्म हो जाती है, सभी टीचर्स चले जाते हैं, लेकिन एरियल अकेली वहीं बैठी रह जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि वो अपने स्टूडेंट्स की रक्षा नहीं कर पा रही। ग्रे अभी भी अपनी मिस्टीरियस पावर दोबारा इस्तेमाल करने की हालत में नहीं था। अगर उसने खुद को ज्यादा पुश किया तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिर भी एरियल के दिल का एक छोटा सा हिस्सा यही उम्मीद कर रहा था कि ग्रे कोई चमत्कार कर दे, क्योंकि अगर ग्रे सफल हो गया तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाकी सारे डिवाइन आई स्टूडेंट्स भी एकेडमी में रहने का मौका पा सकते थे। लेकिन ऐसा करने के लिए ग्रे को अपनी जिंदगी का सबसे असाधारण कारनामा करना होगा। कुछ समय बाद इंटर ईयर बैटल का दिन आ जाता है। एकेडमी के विशाल कोलिसियम में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठा होते हैं। पूरे एरिना में उत्साह का माहौल था। अनाउंसर पहले साल की तरफ से लड़ने वाले 2 स्टूडेंट्स का नाम घोषित करता है, लियोन हार्ट और ग्रे। दोनों को दूसरे साल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट लूनियल हार्टमैन का सामना करना था। लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए एक और दूसरे साल का स्टूडेंट बुलाया जाता है, राडा। ग्रे उसे देखते ही पहचान जाता है। यही वही लड़का था जिसने कुछ दिन पहले हॉलवे में उस पर हमला किया था। अब ग्रे सोचने लगता है कि क्या उसे उसी से लड़ना पड़ेगा। उधर टीचर्स की भीड़ देखकर लूनियल कहता है कि पिछले साल इतने प्रोफेसर्स देखने नहीं आए थे, इस बार कुछ अलग बात जरूर है। लियोन हार्ट तुरंत समझ जाता है कि सब लोग ग्रे को देखने आए हैं। लूनियल को लगता है कि लियोन बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन तभी प्रोफेसर ब्रूडा उनकी बात सुन लेता है और खुद बताता है कि वो सब यहाँ डिवाइन आई प्रोग्राम का अंत देखने आए हैं। एरियल ने जानबूझकर ग्रे को ये बात नहीं बताई थी ताकि उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े। लेकिन ब्रूडा सबके सामने घोषणा कर देता है कि आज ग्रे की परफॉर्मेंस के आधार पर डिवाइन आई स्टूडेंट्स का भविष्य तय होगा। अगर ग्रे हार गया तो एरियल और उसके चुने हुए सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि किसी को ग्रे की जीत पर भरोसा नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ डिवाइन आई प्रोग्राम की हार देखने आए थे। ग्रे तुरंत एरियल की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है। एरियल जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है कि ब्रूडा सिर्फ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्रे उसकी कांपती हुई आवाज और हाथ देखकर समझ जाता है कि मामला सच में गंभीर है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे एरियल पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ ब्रूडा लगातार एरियल का मजाक उड़ाते हुए कहता रहता है कि आज पूरी एकेडमी के सामने साबित हो जाएगा कि उसकी डिवाइन आई अब बेकार हो चुकी है।